लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर ऑफ कंपनी लॉ। एंड लास्ट क्लास में हमने हमारा चार्जेस वाला लेसन स्टार्ट किया था, जो कि बहुत इजी लेसन है। आपने नहीं अटेंड किया था तो मैं आप लोगों के लिए रिवाइज करवा देती हूँ। जो एब्सेंट थे कल उनके लिए मैं रिवाइज करवा देती हूँ जो हमने कल पढ़ा था। लेसन नंबर 9 चार्जेस। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि चार्ज का मतलब क्या होता है। चार्ज का मतलब होता है जब हम अपनी असेट्स पे सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है जब आप अपनी असेट्स पे सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं। सिक्योरिटी यानी कि जब आप कोई बोरोइंग्स लेते हैं, उधार लेते हैं, और बदले में आप अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, बदले में आप अपनी कोई असेट प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं चार्ज। आर वी क्लियर विद दिस? तो चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज मतलब होता है, यहाँ देखो हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट का एक चैप्टर है चार्जेस। वो ये बोलता है कि मान के चलो ये कंपनी है, अब क्या कंपनी को उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है? जस्ट अ सेकेंड। यस, क्या कंपनी को उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। तो कंपनी जो भी बोरोइंग्स लेती है, कंपनी जो भी बोरोइंग्स लेती है, उधार लेती है, हम जो भी उधार लेते हैं, कई बार ना हमें बदले में कुछ गिरवी रखना होता है। अब मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन क्रिएट करना होता है, तो उसको अपन बोलते हैं चार्जेस। और कंपनीज एक्ट की एक रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? कि जब भी कंपनी कोई भी उधार लेती है और बदले में जब अपनी प्रॉपर्टीज पे सिक्योरिटी क्रिएट करती है, बदले में अपनी प्रॉपर्टीज पे चार्ज क्रिएट करती है, तो वो हमें आरओसी के पास रजिस्टर कराना होता है। वी हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड विद आरओसी। तो हमें आरओसी कौन है? हमारी गवर्नमेंट है, राइट? सो एवरी कंपनी जब भी हम कोई उधार लेते हैं और उसके बदले जब हम अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हैं, तो वी हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड विद आरओसी। रजिस्ट्रार के पास हमें उसको रजिस्टर कराना होता है इन्फॉर्म करके। कैसे इन्फॉर्म करते हैं? देखो, सबसे पहला सेक्शन, ये मैंने आपको जैसा कि कल बताया था, ये है आपका कंपनीज एक्ट, और ये है आपका कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का आपका लेसन नंबर 6, कंपनीज एक्ट का लेसन नंबर 6 टॉक्स अबाउट, कंपनीज एक्ट का चैप्टर 6 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, और जो कवर करता है सेक्शन 77 से लेके सेक्शन 87 तक। ये जो चैप्टर है आपका, इसमें कितने सेक्शन है? 11 सेक्शंस है, 11 सेक्शंस आर देयर। सेक्शन 77 टू सेक्शन 87, 77 टू 87। अब इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में रूल्स भी हैं। कौन से रूल्स हैं? इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में कुछ रूल्स भी हैं, विच आर द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स, रूल 1 टू रूल 12। ठीक है। श्रुति, आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी जा सकता है समझने में, क्योंकि हम मिडल ऑफ द सिलेबस में हैं। आप एक बार लेक्चर 1 से बैकअप देखना स्टार्ट करना। आज के लेक्चर के साथ ही, आज के लेक्चर के बाद लेसन 1 से बैकअप देखना चालू करना। धीरे धीरे आपको क्लियर समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि आप मिडल में ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है। जैसे जैसे आप बैकअप देखना चालू करोगे, बेसिक्स वाले लेक्चर, लेसन 1 टू लेसन 5 आज ही देख लेना। सॉरी, लेक्चर 1 टू लेक्चर 5, 5 लेक्चर्स 1-1 घंटे का होगा, उसको आज ही देख लेना। ओके। यस। सो जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका चैप्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। अब ये जो आपका लेसन है, ये लेसन कवर करता है 11 सेक्शन, सेक्शन 77 से लेके सेक्शन 87 तक, सेक्शन 77 टू सेक्शन 87। तो सबसे पहला सेक्शन जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, विच इज सेक्शन 77, वो ये बोलता है माय डियर, वो ये बोलता है कि आपको आपको अपने चार्जेस को आरओसी के पास रजिस्टर कराना होगा। तो सेक्शन 77 सिंपली ये बोलता है कि अगर कोई कंपनी अपने असेट्स पे चार्ज क्रिएट करती है, अगर कोई कंपनी अपने असेट्स पे चार्ज क्रिएट करती है, तो हमें उसको आरओसी के पास रजिस्टर कराना होगा। कैसे? बाय फाइलिंग अ फॉर्म विच इज CHG 1 और CHG 9 विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। यानी कि जब कोई कंपनी अपने प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करेगी, तो हमें 30 डेज के अंदर आरओसी को फॉर्म फाइल करना होगा, और आरओसी को फॉर्म फाइल करके इन्फॉर्म करना होगा कि हमारे असेट्स पे चार्ज क्रिएट हुआ है। कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा? फॉर्म का नाम है CHG 1। CHG 1 क्या है? कुछ नहीं, फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट है, उसमें उसको अपन को फिल करना है। एक फॉर्म है, उसको अपन को फिल करके आरओसी को सबमिट करना है, दैट्स इट। तो सिंपल सी बात है, कंपनी ने उधारी ली, बदले में अपने असेट पे गिरवी रखा, तो हमें एक फॉर्म है, उस फॉर्म का नाम है CHG 1। उस फॉर्म को हमें आरओसी को सबमिट करना है फॉर रजिस्ट्रेशन। अब देखो, अगर आप कोई भी उधार लेते हो और बदले में सिक्योरिटी क्रिएट करते हो, तो आपको CHG 1 फाइल करना होगा आरओसी को। लेकिन अगर आप डिबेंचर्स रेज करके पैसा, अगर आप डिबेंचर्स
यस, अगर आप डिबेंचर्स का पैसा रेज करके प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो उस केस में फॉर्म अलग है, उस केस में आपको CHG 9 फाइल करना होगा। देखो, अगर आप लोन ले रहे हो, लोन लेके सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो तो आपको CHG 1 ROC को फाइल करना होगा। अगर आप डिपॉजिट ले रहे हो, डिपॉजिट लेके आप अपने एसेट पे सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो तो आपको CHG 1 फाइल करना होगा। लेकिन अगर आप डिबेंचर्स इशू करके चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो उस केस में आपको फॉर्म नंबर CHG 9 ROC को फाइल करना होगा। तो फॉर्म इज डिफरेंट हियर। बाकी सारे उधार के लिए द फॉर्म इज CHG 1, बट डिबेंचर्स के लिए द फॉर्म इज CHG 9। डिबेंचर्स के लिए द फॉर्म इज CHG 9। अगर आवाज आप लोगों को लो लगेगी तो मुझे बता देना, ठीक है। सो सेक्शन 77 जो पहला सेक्शन है इस चैप्टर का, वो ये बोलता है कि कंपनी जब भी अपने एसेट पे सिक्योरिटी क्रिएट करेगी तो कंपनी हैज टू फाइल फॉर्म नंबर CHG 1 और CHG 9 टू ROC। कितने दिन के अंदर मैम? आज इवन फाइल करेंगे चलेगा? नहीं, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर। जिस दिन आपका चार्ज क्रिएट होगा, यानी कि जिस दिन आप अपने एसेट पे गिरवी रखोगे, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको ROC को इन्फॉर्म कर देना होगा। जिस दिन आप अपने एसेट पे सिक्योरिटी क्रिएट करोगे, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको ROC को इन्फॉर्म कर देना होगा, ROC के पास अपने चार्ज को रजिस्टर करा लेना होगा। लेकिन क्योंकि ये इंडिया है, अगर 30 डेज के अंदर नहीं करा पाए तो कौन आपको, क्या आपको एक्सटेंशन मिल सकता है? जी हाँ, ROC के ही पास पावर है, ROC आपको एक्सटेंशन दे सकती है। सवाल ये है कितना, आरओसी मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन दे सकती है? तो आरओसी के पास पावर है कि आरओसी आपको नेक्स्ट 30 डेज का एक्सटेंशन दे सकती है। नेक्स्ट 30 डेज यानी 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस दिन चार्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इस दिन चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो इनिशियली आपके पास 30 डेज है चार्ज रजिस्टर करने के लिए। इनिशियली आपके पास 30 डेज है चार्ज रजिस्टर करने के लिए। अगर आप 30 डेज के अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं करते हो तो आप नेक्स्ट 30 डेज के अंदर एडिशनल फीस देके एक्सटेंशन ले सकते हो। आप नेक्स्ट 30 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हो। नेक्स्ट 30 डेज यानी कि 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ था वहां से 60 डेज, तो 30 डेज तो ऑलरेडी हो चुके हैं ना, तो एक्स्ट्रा सिर्फ 30 डेज और मिलेंगे। समझ में आया? तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है मैक्सिमम अप टू 60 days from creation of charge, meaning extra 30 days by paying additional fees पे करके। समझ में आया? और अगर मैम टोटल हम 60 डेज में भी अगर चार्ज को रजिस्टर नहीं कर पाए तो आप फर्दर 60 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको और ज्यादा फीस देनी होगी, जिसको अपन बोलते हैं एड वैलोरम फीस। एड वैलोरम फीस, तो यहाँ पर आपको बोला कि भैया देखो, नॉर्मली अपन को कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ROC को सबमिट करना होता है ना, तो अपन को फीस देनी होती है, राइट? वी हैव टू पे द फीस। नॉर्मली हमें कोई भी डॉक्यूमेंट ROC को रजिस्टर करना होता है तो वी हैव टू पे फीस। बट अगर आप 30 डेज के अंदर रजिस्टर करते हो तो आपका नॉर्मल फीस में काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप 30 डेज में रजिस्टर नहीं करते हो और आप एक्सटेंशन लेते हो नेक्स्ट 30 डेज का, यानी कि 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज, तो आपको एडिशनल फीस भी देनी होगी। और अगर आप फर्दर एक्सटेंशन लेते हो राइट ऑफ नेक्स्ट 60 डेज, तो उस केस में आपको एड वैलोरम फीस देनी होगी। तो टोटल आपके पास कितने दिन हुए? देखो, इनिशियली आपको 30 डेज का टाइम लिमिट मिला था चार्ज को रजिस्टर करने के लिए। अगर आप 30 डेज के अंदर रजिस्टर नहीं करते हैं तो उस केस में आपको नेक्स्ट 30 डेज मिला। नेक्स्ट 30 डेज यानी कि 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज। अगर आप ये पूरे 60 डेज के अंदर भी नहीं करते हैं तो आपको नेक्स्ट 60 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है बाई पेइंग एड वैलोरम फीस। तो टोटल आपके पास कितना टाइम मिला आपको चार्ज रजिस्टर करने का, लेट फीस के साथ भी, एडिशनल फीस, लेट फीस के साथ भी? मैक्सिमम आपके पास 120 डेज हैं चार्ज को रजिस्टर करने के लिए। अगर आप 120 डेज के अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं करते हैं तो उसके बाद आप अपना चार्ज को रजिस्टर करने का राइट खो देंगे। उसके बाद आप अपना चार्ज रजिस्टर नहीं कर सकते। सो मैक्सिमम आपके पास कितना दिन है? मैक्सिमम आपके पास 120 डेज है चार्ज को रजिस्टर करने के लिए। अगर आप 120 डेज के अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं करते हो तो अब आप उस चार्ज को रजिस्टर नहीं करवा सकते। आर वी क्लियर विद दिस? सो ये था आपका पहला सेक्शन 77 कि हर कंपनी को जो भी वो चार्ज क्रिएट करती है उस पर हमें ROC को रजिस्टर कराना होता है बाय फाइलिंग अ फॉर्म CHG 1 और CHG 9। बाकी सारे केस में CHG 1, डिबेंचर के केस में CHG 9 30 डेज के अंदर। लेकिन अगर 30 डेज के अंदर नहीं करते हैं तो ROC हमें नेक्स्ट 30 डेज का एक्सटेंशन दे सकती है भाई, जब हम एडिशनल फीस देंगे तो। और अगर हम नेक्स्ट 30 डेज के अंदर भी नहीं करते हैं तो ROC हमें नेक्स्ट 60 डेज का एक्सटेंशन दे सकती है बाय पेइंग एड वैलोरम फीस। ठीक है, अब मान के चलो आपने ROC को टाइम के अंदर 120 डेज के अंदर आपने CHG 1 या CHG 9 फाइल कर दिया। आपने ROC को 120 डेज के अंदर CHG 1 या CHG 9 फाइल कर दिया। अब ROC चेकिंग करेगी।
अगर सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे तो आरओसी आपके चार्ज को रजिस्टर कर देगी और आपको देगी एक सर्टिफिकेट जो प्रूफ होगा कि हाँ आपने अपने चार्ज को रजिस्टर करवा लिया है। तो आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट देगी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, एंड दैट सर्टिफिकेट विल बी इन द फॉर्म नंबर CHG2। ठीक है। तो जब भी कंपनी अपने एसेट पे चार्ज क्रिएट करती है तो हमें CHG1 या CHG9 आरओसी को फाइल करना होता है 30 डेज के अंदर। और आरओसी फिर उसको चेकिंग करेगी, अगर सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे तो आरओसी आपके चार्ज को रजिस्टर कर देगी। आरओसी रजिस्टर कर देगी उस क्रिएशन ऑफ चार्ज को और आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी। आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, एंड दैट विल बी इन द फॉर्म नंबर CHG2। दैट विल बी इन द फॉर्म नंबर CHG2। आर वी क्लियर विद दिस? तो ये आपकी छोटी सी बात थी। This was all about registration of charges, section 77। अंशिका, कल मैंने बुक से रीड लिया था क्या सेक्शन 77? कल हमने बुक से रीडिंग ली थी क्या सेक्शन 77 की? ले लिया था, राइट? एक बार मैं फिर से रीड करा देती हूँ। यस, यहाँ पर आ जाओ, सेक्शन 77 सबसेक्शन 1। यहाँ पर क्या बोलता है? इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी। किसकी ड्यूटी है? कंपनी की ड्यूटी है टू क्रिएट अ चार्ज विद इन और आउटसाइड इंडिया, चाहे अब वो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो। मान के चलो मेरी कंपनी ने उधार लिया और हमारी प्रॉपर्टी सिंगापुर में है, तो हमने उस सिंगापुर की प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया, तो क्या हमें आरओसी के पास रजिस्टर कराना होगा? जी हाँ। आपकी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, आपको अपना चार्ज रजिस्टर कराना होगा, राइट? आपको अपना चार्ज रजिस्टर कराना होगा जिसमें कंपनी का और चार्ज होल्डर का साइन होना चाहिए। और आप जब अपना CHG1 या CHG9 आरओसी को फाइल करोगे ना, तो उसके साथ ना आपको इंस्ट्रूमेंट भी देना होगा। इंस्ट्रूमेंट यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आपने लोन लिया है या ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आपने चार्ज क्रिएट किया है, उसको अपन बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग सच चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लोन लिया है, हमने लोन लेके गिरवी रखा है प्रॉपर्टी, तो हमारा एक एग्रीमेंट होगा जिसको हम बोलते हैं लोन एग्रीमेंट। हमने बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है तो एक डॉक्यूमेंट होगा जिसको हम बोलेंगे लोन एग्रीमेंट। हम लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं और उसी लोन एग्रीमेंट के थ्रू आप चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आप CHG1 CHG9 आरओसी को फाइल करोगे ना, तो उसके साथ वो लोन एग्रीमेंट भी आपको अटैच करके आरओसी को फाइल करना होगा, राइट? सो यू हैव टू फाइल इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग सच चार्ज आल्सो विद द रजिस्ट्रार। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। कौन से फॉर्म में? CHG1 या CHG9 में। अब यहाँ प्रोविजन में ना फर्दर एक्सटेंशन दिया हुआ है कि आरओसी के पास पावर है, आरओसी आपको एक्सटेंशन दे सकती है। कितने डेज का? 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज बाय पेइंग एडिशनल फीस। और अगर आप 60 डेज के अंदर भी नहीं करते हो तो आरओसी आपको नेक्स्ट 60 डेज का एक्सटेंशन दे सकती है बाय पेइंग एड वैलोरम फीस। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आरओसी में on an application made by the company allow such registration to be made within the period of 60 days of creation। आरओसी आपको एक्स्ट्रा टाइम दे सकती है, कितने दिन का? 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन, यानी कि नेक्स्ट 30 डेज ऑन पेइंग एडिशनल फीस। लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल फीस देना होगा। और ये जो मैंने काटा है ये काट दो। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये जो मैंने काटा है वो काट दो, क्योंकि ये पुराना वाला लॉ है, ये आज की डेट पे काम का नहीं है। श्रुति, मैं इस मटेरियल का PDF आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप इसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, राइट? ये जो मटेरियल है इसका PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप आज के आज इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना, राइट? ओके, यस। पेज नंबर 278। उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड विद इन द अफोरसेड पीरियड, अगर आप 60 डेज के अंदर भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हो तो आरओसी में अलाउ सच रजिस्ट्रेशन टू बी मेड विद इन फर्दर 60 डेज। आरओसी आपको एक्स्ट्रा 60 डेज का टाइम दे सकती है, लेकिन उस केस में आपको एड वैलोरम फीस देना होगा। अब मैंने आपको एक कल बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, याद रखना, याद करना। मैंने आपको एक कल बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि देखो, चार्ज रजिस्टर करने का मेन पर्पज ये होता है कि आरओसी को पता चल जाए कि हमारी कौन कौन सी एसेट गिरवी है। और जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट आरओसी को फाइल करते हो ना, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो पब्लिकली अवेलेबल रहता है एमसी की वेबसाइट में, कोई भी चाहे तो देख सकता है। तो मेन पर्पज ये है कि अगर कंपनी अपने एसेट पे कोई चार्ज क्रिएट कर रही है, सिक्योरिटी क्रिएट कर रही है, तो वो पब्लिक को पता होना चाहिए। पब्लिक शुड नो दैट, एवरीवन शुड बी अवेयर अबाउट दैट, ताकि कोई भी अगर कंपनी से वो प्रॉपर्टी खरीदे तो उसको पता हो कि हाँ इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है या इस प्रॉपर्टी पे गिरवी क्रिएटेड है, गिरवी, ये प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, तो उसको पता होना चाहिए वो बात। सो दैट इज वाई ये कंसेप्ट आया कि नहीं नहीं, अगर कंपनी कोई भी चार्ज क्रिएट करेगी तो हमें उसको आरओसी के पास रजिस्टर कराना ही होगा।
तो इसलिए यहाँ पर एक टाइम लिमिट है कि यार 30 डेज के अंदर करवा लो। नहीं करवाते हो, चलो नेक्स्ट 30 डेज का एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो भी नहीं करवा पा रहे हो, चलो 120 नेक्स्ट 60 डेज का एक्सटेंशन दे रहे हैं। टोटल अब आपके पास 120 डेज हैं, अप्रॉक्स 4 मंथ्स। अब तो करा लो। अगर उसके बाद आप कराओगे तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है लोगों को बताना, लोगों के अवेयरनेस में लाना कि हाँ इस प्रॉपर्टी की इस कंपनी की इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट है। अगर आप 120 डेज के अंदर भी नहीं कराओगे, 1 साल बाद अगर आप रजिस्टर कराओगे तो मतलब ही क्या फिर? चार्ज रजिस्टर करने का मतलब ही क्या अगर आप 6 महीने बाद 1 साल बाद रजिस्टर करा रहे हो? सो दैट इज वाई यहाँ पर टाइम लिमिट दी गई कि चलो ठीक है, एक्सटेंशन ले के भी मैक्सिमम 120 डेज है आपके पास, मैक्सिमम 120 डेज में रजिस्टर करा लो। अगर आप 120 डेज में रजिस्टर नहीं कराते हो, अब भाई कोई माइका लाल भी आ जाएगा ना तो भी हम रजिस्टर नहीं करेंगे। आरओसी बोलेगी कि अब आपका चार्ज रजिस्टर नहीं हो सकता, लास्ट डेट जा चुकी है, लास्ट डेट जा चुकी है। आपके पास 120 डेज का टाइम था। आप अगर अपने चार्ज को, जिस दिन आपने चार्ज क्रिएट किया, जिस दिन आपने चार्ज क्रिएट किया यानी जिस दिन आपने गिरवी रखा, उसके 120 डेज के अंदर भी अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हो चार्ज, CHG1 या CHG9 फाइल नहीं करते हो आरओसी को, तो अब उस चार्ज को रजिस्टर करने का राइट खो देंगे। नाउ दैट चार्ज विल रिमेन अनरजिस्टर्ड। और आपको पता है अनरजिस्टर्ड चार्ज के बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। आरओसी बोलेगा जाओ 120 डेज हो गए, अब आप इस चार्ज को रजिस्टर नहीं करा सकते। और अनरजिस्टर्ड चार्ज को बहुत सारे डिसएडवांटेजेस मिलते हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं अनरजिस्टर्ड चार्ज के। आर वी क्लियर विद दिस? तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो लिखा हुआ है दिस प्रोविजन रेस्ट्रिक्ट द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर चार्ज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 120 डेज। कंपनी 120 डेज की एक्सपायरी के बाद अपने चार्ज को रजिस्टर नहीं करा सकती। बियॉन्ड 120 डेज द चार्ज कैन नॉट बी रजिस्टर। 120 डेज के बाद आपको और एक्सटेंशन मिल ही नहीं सकता। भाई भगवान भी आ जाएगा ना तो भी नहीं दे सकता। निर्मला सीतारमन खुद आ जाएगी ना बैठ के, तो भी वो नहीं दे सकती। ना ही एमसी के पास पावर है, ना ही आरडी के पास पावर है, ना ही आरओसी के पास पावर है 120 डेज के बियॉन्ड एक्सटेंशन देने का। आपको 120 डेज से ज़्यादा एक्सटेंशन मिल ही नहीं सकता क्रिएशन के केस में। जब आप चार्ज क्रिएट करते हैं, जब आप चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको आपको लेट फीस दे के भी, एक्सटेंशन के साथ भी, जिस दिन वो चार्ज क्रिएट हुआ उसके 120 डेज के अंदर रजिस्टर हो जाना चाहिए, वरना उसके बाद वो चार्ज आजीवन अनरजिस्टर्ड रहेगा। अब आप उसको रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। तो इतना तो हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था, सेक्शन 7777, राइट। तो हमने एक बार रिवाइज कर लिया कल की क्लास में। और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। हाइपोथिकेशन क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है, प्लेज क्या होता है, यस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर बैकअप नहीं देखे होंगे तो कल का बैकअप भी आपको देखना है, क्योंकि कल हमने बहुत सारी एडिशनल चीजें पढ़ी थी, राइट। नाउ वन मोर थिंग, ओके, नाउ वन मोर थिंग। अब देखो, मान के चलो ये हमारी कंपनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज आवर कंपनी एंड दिस इज बैंक, ठीक है। मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारी कंपनी है और ये बैंक है, और हम बैंक से क्या ले रहे हैं, बोरोइंग्स ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? लोन ले रहे हैं 1000 करोड़ रुपीस का, ठीक है। हम लोन ले रहे हैं बैंक से, एसबीआई से हम लोन ले रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम है HUL, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है HUL, ये SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1000 करोड़ का लोन ले रही है। बात समझ में आई? ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो लोन देता है ना उसको अपन बोलते हैं लेंडर। क्या बोलते हैं? लेंडर, LENDER, लेंडर। और जो लोन लेता है उसको अपन बोलते हैं बोरोवर। तो ये अपनी हो जाएगी बोरोवर कंपनी, क्योंकि हमारी कंपनी लोन ले रही है, हमारी कंपनी पैसा बोरो कर रही है, तो हमारी कंपनी को क्या बोलेंगे? बोरोवर। और जो SBI जो लोन दे रहा है उसको क्या बोलता है? लेंडर। जो लोन देता है उसको बोलते हैं लेंडर। अब हमारी कंपनी लोन ले रही है SBI से, हमने सिक्योर लोन लिया, तो बदले में मान के चलो हमारी एक जमीन थी, हमारी एक जमीन है, उस जमीन को हमने
उस जमीन पे हमने चार्ज क्रिएट कर दिया, चार्ज यानी सिक्योरिटी क्रिएट कर दिया, मॉर्गेज दे दिया, हमारी जमीन को गिरवी दे दिया बैंक को। बैंक वाले कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज मांगते हैं ना कि भाई बदले में हमें ये चीज गिरवी दो। तो मान के चलो कंपनी ने 1000 करोड़ का लोन लिया एसबीआई से, और बदले में अपना जो जमीन था, ये जमीन भी 1000 करोड़ का था, और ये जमीन जो है हमने एसबीआई को चार्ज एज अ सिक्योरिटी दे दिया, गिरवी दे दिया एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ना जो कंपनी है ना जो चार्ज क्रिएट करती है उसको बोलते हैं क्रिएटर ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्रिएटर ऑफ चार्ज। क्रिएटर ऑफ चार्ज कौन होता है? बोरोवर कंपनी, जो पैसा बोरो करती है, जो अपने एसेट पे चार्ज क्रिएट करती है। क्या बोलते हैं? क्रिएटर ऑफ चार्ज। और जिसके फेवर में हम लोग चार्ज क्रिएट करते हैं ना उसको अपन बोलते हैं चार्ज होल्डर। क्या बोलते हैं? चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर यानी उसके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है। क्या आपको ये टर्म समझ में आया? कि देखो ये बंदा उधारी दे रहा है तो वो लेंडर है, हम उधारी ले रहे हैं तो हम बोरोवर है। अब हमने उधारी ली, बदले में हम अपने असेट पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, हमारी कंपनी जो उधारी ली है हम अपने असेट को गिरवी रख रहे हैं, हम अपने असेट पे चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें बोलेंगे क्रिएटर ऑफ चार्ज। और हम जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, किसके फेवर में चार्ज क्रिएट कर रहे हैं? एसबीआई के फेवर में, तो एसबीआई को बोला जाएगा चार्ज होल्डर। एसबीआई को हम क्या बोलेंगे? चार्ज होल्डर। इतनी बात समझ में आई? हाँ मैम समझ में आई। अब इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे सिचुएशन में किसकी जिम्मेदारी है चार्ज को रजिस्टर कराने की? आप मुझे बताएंगे किसकी जिम्मेदारी है? कंपनी, बोरोवर कंपनी की जिम्मेदारी है कि चार्ज होल्डर की जिम्मेदारी है? बोरोवर की जिम्मेदारी है चार्ज को रजिस्टर कराने की आरओसी के पास, कि चार्ज होल्डर की जिम्मेदारी है? एज पर सेक्शन 77 जो अभी अपन ने पढ़ा, एज पर सेक्शन 77 जो अभी अपन ने पढ़ा, आप लोग मुझे बताएंगे कि देखो यहाँ हमारी कंपनी ने बैंक से लोन लिया, हमने चार्ज क्रिएट किया, तो ये तो हो गया, यहाँ दो लोग के बीच में ट्रांजेक्शन हो गया, कंपनी और बैंक, कंपनी और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन तो हो गया। अब हमें आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा, आरओसी को हमें फॉर्म फाइल करना होगा सीएचजी 1 या सीएचजी 9। अब हमें आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा, आरओसी आरओसी हमने अपने असेट पे चार्ज क्रिएट किया है। तो कौन इन्फॉर्म करेगा? किसकी जिम्मेदारी है आरओसी को इन्फॉर्म करने की? किसकी जिम्मेदारी है आरओसी को सीएचजी 1 सीएचजी 9 फाइल करने की? कंपनी की जिम्मेदारी है कि बैंक की जिम्मेदारी है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अंशिका, तुषार, श्रुति, आप भी बताओ आंसर। यस, किसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर आरओसी को फाइल करने की, आरओसी को इन्फॉर्म करने की कि भाई हमने चार्ज क्रिएट किया है? बोरोवर कंपनी की जिम्मेदारी है। सेक्शन 77 ये बोलता है कि कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी को उस चार्ज को रजिस्टर कराना होगा 30 डेज के अंदर अंदर। कंपनी की जिम्मेदारी है, बोरोवर कंपनी की, कि कंपनी जो है उसको आरओसी को सीएचजी 1 या सीएचजी 9 फाइल करेगी और आरओसी को इन्फॉर्म करेगी दैट द चार्ज इज रजिस्टर्ड। आर वी क्लियर विद दिस? ये बात तो समझ में आ गई मैडम। अब ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 77 बोलता है कंपनी की जिम्मेदारी है, लेकिन सेक्शन 78 क्या बोलता है पता है? सेक्शन 78 ये बोलता है कि अगर कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं कराया, अगर कंपनी 30 दिन के अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं कराती है, तो हम एक मौका चार्ज होल्डर को भी दे रहे हैं, चार्ज होल्डर भी आरओसी को सीएचजी 1 या सीएचजी 9 फाइल करके चार्ज को रजिस्टर करा सकता है। क्या बोला मैडम? फिर से बोलो। मैंने ये बोला कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंपनी की है, दो लोग हैं, दो पार्टी है यहाँ पर, एक कंपनी है और एक बैंक है। ठीक है, बैंक कौन है? चार्ज होल्डर है। एक कंपनी है बोरोवर और एक है चार्ज होल्डर, और हमने आपस में एक दूसरे से लोन लिया और चार्ज क्रिएट किया। तो अब यहाँ कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो आरओसी को सीएचजी 1 सीएचजी 9 फाइल करे और चार्ज को रजिस्टर कराए। बट व्हाट इफ कंपनी 30 डेज के अंदर नहीं करती है? तो अगर कंपनी 30 डेज के अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं करती है तो लॉ बोल रहा है चार्ज होल्डर तुम एक्टिव हो जाओ, अगर वो नहीं कर रहा है तो तुम कर दो, वो नहीं कर रहा है तो तुम कर दो। तो सेक्शन 78 ये बोलता है कि अगर कंपनी 30 डेज के अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं करती है तो उस केस में चार्ज होल्डर भी चार्ज को रजिस्टर करवा सकते हैं बाय फाइलिंग सीएचजी 1 और सीएचजी 9 टू आरओसी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सेक्शन 7878, सेक्शन 78 बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर। जब चार्ज होल्डर एप्लीकेशन देता है
फॉर द रजिस्ट्रेशन, चार्ज होल्डर एप्लीकेशन देता है इन केस कंपनी फेल्स टू रजिस्टर विद इन 30 डेज। जब चार्ज होल्डर जो है वो रजिस्टर करवाता है चार्ज को, कब? व्हेन कंपनी फेल्स टू रजिस्टर। अगर कंपनी 30 डेज के अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं करती है तो जो लेंडर है, जो लेंडर बैंक है, जो चार्ज होल्डर है, वो खुद भी आरओसी को अप्लाई कर सकता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय पेइंग एडिशनल फीस और एड वैलोरम फीस। ऑफ कोर्स ना, अगर कंपनी 30 डेज के अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं कर पाई, अब उसके बाद अगर चार्ज होल्डर रजिस्टर कर रहा है तो उसको एडिशनल फीस देना होगा ना, क्योंकि 30 डेज तो ऑलरेडी जा चुके हैं, वो एक्सटेंशन लेके वो रजिस्टर कर सकता है। अब ध्यान से सुनना, सेक्शन 78 में क्या हो रहा है। ये कंपनी है मान के चलो, और ये चार्ज होल्डर है जिसके फेवर में अपन ने चार्ज क्रिएट किया है। ये इंसान यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, अपन यहाँ पर बैंक की फोटो डाल देते हैं, ठीक है। एसबीआई यहाँ पर क्या है, एसबीआई यहाँ पर चार्ज होल्डर है जिसके फेवर में अपन ने चार्ज क्रिएट किया है। ये कंपनी है, कंपनी ने लोन लिया, बदले में सिक्योरिटी क्रिएट किया। अब हुआ क्या, कंपनी ने आरओसी को चार्ज रजिस्टर नहीं कराया 30 डेज के अंदर अंदर, तो अब यहाँ पर चार्ज होल्डर की जिम्मेदारी बन जाएगी कि जो चार्ज होल्डर है वो एक्सटेंशन लेके एडिशनल फीस वगैरह जो भी लगे वो सब पे करके आरओसी को अप्लाई करे और आरओसी के से चार्ज रजिस्टर करवाए। लेकिन अगर सिर्फ बैंक बोलेगा कि एचयूएल की ये प्रॉपर्टी मेरे फेवर में गिरवी है, तो क्या आरओसी बिना एचयूएल से कंफर्म किए चार्ज रजिस्टर कर देगी? ऑफ कोर्स नॉट, राइट, ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि अगर आपने चार्ज क्रिएट आपके फेवर में हुआ है और अगर आप आरओसी को अप्लाई करते हो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पर बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है। अब अगर बैंक जो है आरओसी को अप्लाई करेगी कि एचयूएल ने अपनी ये प्रॉपर्टी मुझे गिरवी रखी है, मेरे फेवर में चार्ज क्रिएट कर दो, तो आरओसी पहले कंपनी से भी तो कंफर्मेशन लेगी ना कि सच में आपकी प्रॉपर्टी एसबीआई को गिरवी दी है क्या, आपने सच में आपकी प्रॉपर्टी आपने एसबीआई को गिरवी दी है क्या। तो यहाँ उस केस में आरओसी जो है कंपनी को नोटिस देगा और कंपनी से कंफर्मेशन लेगा। अगर कंपनी कंफर्म कर देती है और खुद ही चार्ज रजिस्टर करवा देती है तो आरओसी चार्ज को रजिस्टर कर देगा। लेकिन अगर कंपनी 14 डेज के अंदर कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है, राइट, आरओसी 14 डेज वेट करेगा। अगर कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन है, कंपनी ये बोलना चाह रही है कि नहीं नहीं हमने तो कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखा है, एसबीआई झूठ बोल रही है, तो अगर कंपनी को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो उसको 14 डेज का टाइम दिया जाएगा रिप्लाई करने के लिए। और अगर कंपनी 14 डेज के अंदर कोई रिप्लाई नहीं करती है तो आरओसी फिर उस चार्ज को रजिस्टर कर देगा, राइट। और इस केस में आप बोलोगे मैम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंपनी की थी, तो फीस किसको बियर करना चाहिए था, जो आप नॉर्मल फीस दोगे या एडिशनल फीस या एड वैलोरम फीस दोगे, जो भी आप लेट फाइलिंग करोगे तो एडिशनल और एड वैलोरम फीस भी आपको देनी होगी। तो जो भी फीस पे करने की जिम्मेदारी थी वो किसकी जिम्मेदारी थी, कंपनी की जिम्मेदारी थी फीस पे करने की, राइट। किसकी जिम्मेदारी थी फीस पे करने की, कंपनी की जिम्मेदारी थी। और कौन बियर करता उस फीस को, कंपनी बियर करती। कौन नुकसान झेलता फीस का, कंपनी झेलती। लेकिन अगर कंपनी ने फाइल नहीं किया और एसबीआई उस एप्लीकेशन को फाइल कर रही है तो एक बार के लिए तो भाई एसबीआई ने अपनी जेब से दे दिया एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस जो भी देना था, एक बार के लिए तो एसबीआई ने अपनी जेब से दे दिया। लेकिन क्या वो खर्चा एसबीआई बियर करेगी? द आंसर इज नो। एसबीआई बाद में उस खर्चे को कंपनी से रिकवर कर लेगी। तो एसबीआई के पास राइट है, चार्ज होल्डर जो भी फीस पे करेगा आरओसी को उस चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए, वो फीस उसके पास अधिकार है कि वो कंपनी से रिकवर कर ले। ये छोटी सी बात थी, इतनी सी बात है। सेक्शन 7878, सेक्शन 7878 क्या बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी लोन लेती है बदले में चार्ज सिक्योरिटी क्रिएट करती है, तो वैसे तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है 30 डेज के अंदर रजिस्टर कराने की। लेकिन अगर कंपनी 30 डेज के अंदर रजिस्टर नहीं कराती है तो यहाँ चार्ज होल्डर को भी मौका दिया गया कि आप अपने आप को सेव कर सकते हो, आप अपने आप को सेव कर सकते हो। और कंपनी रजिस्टर नहीं करा रही है तो आप आरओसी को CHG1 CHG9 फाइल करके अपना चार्ज रजिस्टर करा लो। और उस केस में कंपनी आरओसी कंपनी से कंफर्मेशन लेगी। और लेकिन अगर 14 डेज के अंदर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आरओसी मान लेगी कंपनी को कोई एतराज नहीं है और आरओसी उस चार्ज को रजिस्टर कर देगी। अब चार्ज को रजिस्टर करवाने में जो भी फीस का खर्चा लगा, एप्लीकेशन फीस, एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस, वो खर्चा एक बार एसबीआई अपने जेब से देगी, लेकिन बाद में वो फिर कंपनी से उसको रिकवर कर लेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 7878। तो सेक्शन 77 ना कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि कंपनी चार्ज को रजिस्टर कर सकती है, और सेक्शन 78 ना चार्ज होल्डर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि अगर कंपनी नहीं करवा रही है तो आप करवा लो, अगर कंपनी समझदार नहीं है तो तुम समझदार बन जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम दोनों में से किसी एक को बोल रहे हैं। पहले हम सेक्शन 77 में कंपनी को बोल रहे हैं कि भाई आप रजिस्टर करा लो, फिर हम सेक्शन 78 में एसबीआई को भी, यानी एसबीआई जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ ना मैं, सेक्शन 78 में हम लेंडर को भी मौका दे रहे हैं कि भाई वो नहीं करा रहे तो आप तो करा लो कम से कम।
कंपनी नहीं करा रही है तो आप तो करा लो। तो यहाँ पर हम लेंडर के ऊपर, चार्ज होल्डर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 7878। चिंदू सा सेक्शन है, लप्पू सा सेक्शन है, जल्दी आ जाओ। सेक्शन 7878 एकदम लप्पू सा सेक्शन है, छोटू सा। सेक्शन 7878 पेज नंबर 279। श्रुति, आप अभी आपके पास अगर पीडीएफ नहीं होगा तो आप स्क्रीन पे ही देख लो, स्क्रीन पे ही देख के रीड कर लो। और जो जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप रनिंग नोट्स बना सकते हो कॉपी में। यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। सेक्शन 7878 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाई चार्ज होल्डर। क्या चार्ज होल्डर भी एप्लीकेशन दे सकता है? द आंसर इज यस। चार्ज होल्डर मीन्स जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है, जिसके लिए चार्ज क्रिएट हुआ है, जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है, उसको अपन बोलते हैं चार्ज होल्डर। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ अ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन द पीरियड ऑफ 30 days। अगर कंपनी 30 days के अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं करती है तो द पर्सन इन हुज फेवर चार्ज इज क्रिएटेड, यानी जिसके फेवर में हमने चार्ज क्रिएट किया है वो आरओसी को अप्लाई कर सकता है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अलॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग सच चार्ज। इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग सच चार्ज मतलब एग्जाम्पल लोन अग्रीमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो। तो अगर कंपनी 30 days के अंदर चार्ज रजिस्टर नहीं कराती है तो जो चार्ज होल्डर है जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है वो भी आरओसी को अप्लाई कर सकता है। और कैसे अप्लाई करेगा? सेम उसी मैनर में जिस तरीके से सेक्शन 77 में कंपनी करती है। कैसे कैसे अप्लाई करेगा? इन द सेम मैनर इन विच कंपनी अप्लाइज अंडर सेक्शन 77। कैसे? CHG 1 या CHG 9 फॉर्म में। बाकी सारे उधार के केस में CHG 1, डिबेंचर्स के केस में CHG 9। ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल और एड वैलोरम फीस, जो भी आपको एडिशनल एड वैलोरम फीस देना होगा वो आपको एडिशनल देना होगा। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि जैसे ही अगर चार्ज होल्डर अप्लाई करेगा आरओसी को कि मेरा चार्ज रजिस्टर कर दो, रजिस्टर कर दो, तो आरओसी क्या करेगा? कंपनी को नोटिस देगा और कंपनी से कंफर्मेशन मांगेगा कि आपको कोई एतराज है क्या, सच में आपने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है? तो या तो कंपनी हाँ बोल देगा और खुद ही चार्ज रजिस्टर करा लेगा, या फिर कंपनी कोई रिप्लाई नहीं देगा, या फिर कंपनी डिनाई कर देगा कि नहीं नहीं मेरा मेरा तो कोई चार्ज रजिस्टर नहीं है, या फिर कंपनी 14 days के अंदर कोई रिप्लाई नहीं देगा। तो यहाँ पर 3 अलग अलग सिनेरियो बन रहे हैं। पहला आपको बोल रहा है कि रजिस्ट्रार में बाय गिव एनी नोटिस टू द कंपनी, आरओसी कंपनी को नोटिस देगा राइट अबाउट सच एप्लीकेशन। आरओसी कंपनी को नोटिस देगा कि एसबीआई ये जो तुम्हारा चार्ज होल्डर है ये ऐसा ऐसा बात बोल रहा है। और फिर कंपनी में इधर इटसेल्फ रजिस्टर द चार्ज, कंपनी या तो उसको खुद ही रजिस्टर करवा लेगी या फिर विल शो सफिशिएंट कॉज वाई सच चार्ज नॉट टू बी रजिस्टर्ड, या फिर कंपनी विल शो सफिशिएंट कॉज कि उस चार्ज को हम रजिस्टर क्यों नहीं कराएं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो 14 days के अंदर रिप्लाई नहीं दे। अगर कंपनी 40 days के अंदर कोई रिप्लाई नहीं देती है तो उस केस में आरओसी अपने आप उस चार्ज को रजिस्टर कर देगा। ऑन द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी, अगर कंपनी 14 days के अंदर कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है तो आरओसी मे अलाउ रजिस्ट्रेशन विद इन 14 days आफ्टर गिविंग नोटिस टू कंपनी अलाउ सच रजिस्ट्रेशन। कंपनी को नोटिस देगी और कंपनी को नोटिस देने के बाद 14 days के अंदर अंदर आरओसी क्या करेगी? उस चार्ज को रजिस्टर कर देगी। अब यहाँ पर आपको बोल दिया है कि अगर चार्ज होल्डर लास्ट में रजिस्टर कराने में जो भी उसका एडिशनल या एड वैलोरम फीस लगा वो कंपनी से रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है पर्सन इन हुज फेवर चार्जेस क्रिएटेड, यानी कि चार्ज होल्डर रिकवर कर सकता है कंपनी से जो भी अमाउंट ऑफ फीस एडिशनल या एड वैलोरम फीस उसने पे की है वो पूरा वो कंपनी से रिकवर कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 78। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? यस, सीसी। ओके, ये था हमारा सेक्शन 78। नाउ विल बी डूइंग सेक्शन 79। एक बार के लिए आप लोग इसको रीड करो। सेक्शन 78 पूरा रीड करो। सेक्शन 78 पूरा रीड करो जल्दी से। सेक्शन 78 पूरा रीड करो जल्दी से एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन 79। स्क्रीन से ही रीड कर सकते हो, बुक है तो प्रिंटेड बुक है तो बुक से रीड कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन से रीड कर सकते हो।
ओके ओके, डन रीडिंग, एंड नाउ विल बी डूइंग नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 79। सेक्शन 79, तो हमने दो सेक्शन कर लिया इस पर्टिकुलर लेसन का, एंड विच इज योर सेक्शन 77 एंड सेक्शन 78। दो लेसन हमने कर लिया है, दो सेक्शन हमने कर लिया है, सेक्शन 77 और सेक्शन 78। सेक्शन 77 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज की, यानी कि अगर आप चार्ज फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो, अगर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो आपको उसको आरओसी के पास रजिस्टर कराना होगा। सेक्शन 77 कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि कंपनी को रजिस्टर करना है, और सेक्शन 78 आरओसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि सॉरी सेक्शन 78 चार्ज होल्डर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि चार्ज होल्डर को उसको रजिस्टर कराना होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 79। सेक्शन 79 ना मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज की बात करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज यानी अगर आपके चार्ज के किसी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपका चार्ज का अमाउंट चेंज हो रहा है, आपका लोन का अमाउंट चेंज हो रहा है, आपका लोन का रीपेमेंट का डेट चेंज हो रहा है, आपकी चार्ज की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, कोई भी चेंजेस हो रहा है, अगर आपने जो लोन लिया या जो आपने उधार लिया उसके बदले जो आपने चार्ज क्रिएट किया उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर कोई भी चेंजेस हो रहा है, एनी चेंजेस, तो वो चेंजेस भी आपको आरओसी के पास रजिस्टर कराना होगा। देखो एकदम सीधी सी बात है, जब आप फर्स्ट टाइम चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो वो भी आपको आरओसी के पास रजिस्टर कराना होगा, जब आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो उसमें, वो भी आपको आरओसी के पास रजिस्टर कराना होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जिस तरह से सेक्शन 77 के अंदर आप क्रिएशन ऑफ चार्ज को रजिस्टर कराते हो, सेम उसी तरह सेक्शन 79 के अंदर आपको मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को भी रजिस्टर कराना होता है। जिस तरह से आप सेक्शन 77 के अंदर क्रिएशन ऑफ चार्ज को रजिस्टर कराते हो, सेम उसी तरह से आपको मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को भी आरओसी के पास रजिस्टर कराना होता है। अब मैम अगर चार्ज में कोई चेंजेस हो रहे हैं, मान के चलो इनिशियली हमने 100 करोड़ का चार्ज क्रिएट किया था, इनिशियली हमने 100 करोड़ का जो है चार्ज क्रिएट किया था, अब हमें उसको मॉडिफाई करना है और हमें 50 100 करोड़ में से 50 करोड़ 50 करोड़ हमने लोन रीपे कर दिया, अब हमें रिमेनिंग सिर्फ 50 करोड़ का चार्ज क्रिएट करना है। तो हमें टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस हुआ, अब हमें उस चार्ज को आरओसी को भी तो बताना होगा ना कि ये चेंजेस हुआ है चार्ज में। अगर आपके चार्ज क्रिएशन में आपने जब चार्ज क्रिएट किया था 100 करोड़ का, तो आपने आरओसी के पास उसको रजिस्टर कराया था, तो आपने 100 करोड़ की डिटेल्स दी थी। अब अगर उसमें बाद में कोई चेंजेस हो रहा है, आप उसमें चेंज कर रहे हो, तो वो चेंज भी तो आपको आरओसी को बताना होगा ना कि आरओसी ये चेंजेस हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आप उस चार्ज में कोई चेंजेस कर रहे हो तो वो चेंजेस भी तो आपको आरओसी को रजिस्टर कराना होगा। सो इसीलिए सेक्शन 79 ये बोलता है कि अगर आपके चार्ज के किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई भी चेंजेस होता है, अगर आपके चार्ज के किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई भी चेंजेस होता है तो वो चेंज भी आपको आरओसी को बताना होगा। आरओसी भी तो अपने रिकॉर्ड्स में मॉडिफाई करेगी ना। अगर आरओसी ने अपने रिकॉर्ड में आपका गिरवी, आपका चार्ज 100 करोड़ का बनाया है, अब आपका चार्ज अगर चेंज होकर 100 करोड़ से 50 करोड़ का हो रहा है, तो आरओसी भी तो अपने रिकॉर्ड में उसको अपडेट करेगी ना। तो अगर कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो आपको आरओसी को भी तो बताना होगा, आरओसी के पास भी तो आपको उसको रजिस्टर कराना होगा। सो सेम सेक्शन 79 ये बोलता है कि दो केसेस में, और दो केसेस को हम लोग बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, और इन दोनों केसेस में आपको वो मॉडिफिकेशन को आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा, आरओसी के पास रजिस्टर कराना होगा। कैसे? कौन सा फॉर्म फाइल करके? सेम जैसे सेक्शन 77 के अंदर आप क्रिएशन ऑफ चार्ज को रजिस्टर कराते हो, सेम उसी तरह से सेक्शन 79 के अंदर आपको मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को भी रजिस्टर कराना होगा। जैसे सेक्शन 77 के अंदर आप क्रिएशन ऑफ चार्ज को रजिस्टर कराते हो, सेम उसी तरह से सेक्शन 79 के अंदर आपको मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज भी आरओसी के पास रजिस्टर कराना होगा। यानी कि जो सेक्शन 77 में प्रोसीजर लिखा हुआ था ना, वो सेम टू सेम प्रोसीजर क्रिएशन का भी है और मॉडिफिकेशन का भी है। यानी कि अगर चार्ज क्रिएट होगा तब भी आप CHG1 CHG9 30 डेज के अंदर आरओसी को फाइल करोगे, और अगर आप चार्ज में मॉडिफाई करोगे तो मॉडिफिकेशन के लिए भी आप CHG1 या CHG9 आरओसी को फाइल करोगे 30 डेज के अंदर। तो जो सेक्शन 77 का लॉ है ना, वो एज इट इज यहाँ पर जो सेक्शन 77 का प्रोसीजर है ना, चार्ज को रजिस्टर कराने का, क्रिएशन ऑफ चार्ज को रजिस्टर कराने का, वो सेम टू सेम प्रोसेस मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा।
अब ये तो हमें समझ में आ गया मैम, लेकिन ऐसे कौन से दो केसेस है जहां पर हम उसको मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज मानेंगे? पहला तो बहुत इजी, मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर अगर चार्ज की किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंजेस होता है, इफ देयर इज एनी चेंजेस इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ चार्ज, चार्ज से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज होगा, आपको आरओसी के रिकॉर्ड में भी उसको अपडेट कराना होगा, right? So that is known as modification of charge, and that you have to register with ROC. Secondly, if company acquires property which is subject to चार्ज, मान के चलो अगर कंपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदती है जिसमें ऑलरेडी पहले से चार्ज क्रिएटेड था, तो यहाँ पर क्रिएटर ऑफ चार्ज चेंज हो जाएगा। मान के चलो हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें पहले से ही चार्ज क्रिएटेड था किसी और कंपनी के अगेंस्ट, पहले से ही चार्ज क्रिएटेड था, तो अब यहाँ पर कंपनी अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रही है जिसमें पहले से चार्ज क्रिएटेड था, तो कंपनी का नाम चेंज करना पड़ेगा ना। मान के चलो पहले ही कंपनी XYZ लिमिटेड थी जिसने चार्ज क्रिएट किया एक प्रॉपर्टी पे, और वो प्रॉपर्टी को फिर XYZ लिमिटेड ने ABC लिमिटेड को बेच दिया, तो अब यहाँ पर किसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट हुआ है? कंपनी का नाम तो चेंज करवाना पड़ेगा ना। पहले XYZ के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट हुआ था, अब हम ABC के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से चार्ज क्रिएट था, तो आपको अपना नाम उसमें ऐड करवाना होगा ना कि अब ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई, तो मेरे अगेंस्ट इस पर अब चार्ज क्रिएट होगा, तो ये भी तो एक तरह का मॉडिफिकेशन ही हुआ ना, ये भी तो चेंज हुआ ना। तो आपको आरओसी को बताना होगा ना कि यहाँ पर क्रिएटर ऑफ चार्ज चेंज हो रहा है, पहले XYZ लिमिटेड थी अब ABC लिमिटेड है, तो इन दोनों केस में अपन इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, और इन दोनों केसेस में आपको आरओसी को अप्लाई करके इस मॉडिफिकेशन को भी रजिस्टर कराना होता है। कैसे? सेम सेक्शन 77 का प्रोसेस फाइल फॉलो करके। तो सेक्शन 79 बात करता है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज की, जो ये बोलता है दो केसेस में। कौन से दो केसेस में? अगर कंपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी अक्वायर करती है विच इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज, या फिर चार्ज के कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस होता है, ये दोनों केस में आपको आरओसी को अप्लाई करना होगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। हाउ? बाय फाइलिंग CHG1 CHG9 विद इन 30 डेज। सेम सेक्शन 77 यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा। अब मैम सेक्शन 77 में याद करो अपन ने पढ़ा था एक्सटेंशन मिल सकता है, अगर 30 डेज के अंदर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 30 डेज का एक्सटेंशन, अगर नेक्स्ट 30 डेज में भी नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 60 डेज का एक्सटेंशन, टोटल 120 डेज। तो वो एक्सटेंशन यहाँ मॉडिफिकेशन के केस में भी आपको मिल सकता है। आवे क्लियर विद दिस? अब देखो, याद करो अपन ने सेक्शन 77 में पढ़ा था कि कंपनी जब अप्लाई करती है आरओसी को क्रिएशन ऑफ चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए, तो आरओसी उसको रजिस्टर कर देता है और आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है इन द फॉर्म नंबर CHG2। फॉर्म नंबर बहुत इजी है, एकदम लाइन वाइज है, याद करने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कंपनी जब अप्लाई करती है आरओसी को चार्ज को रजिस्टर करने के लिए, तो वो CHG1 या CHG9 में करती है, राइट? और उसके बाद जब आरओसी रजिस्टर कर देती है तो वो सर्टिफिकेट इशू करती है, क्या? सर्टिफिकेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। और वो जो सर्टिफिकेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज होता है वो होता है फॉर्म नंबर CHG2 में। वो जो सर्टिफिकेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज होता है वो होता है फॉर्म नंबर CHG2 में। सेम उसी तरह सेम उसी तरह सेक्शन 79 के अंदर जब आप CHG1 या CHG9 आरओसी को फाइल करते हो टू रजिस्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, तो आरओसी ना उसको रजिस्टर करके आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, उसको अपन बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। और ये जो सर्टिफिकेट होता है ना, ये होता है फॉर्म नंबर CHG3 में। ये जो सर्टिफिकेट होता है ना ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, ये होता है CHG3 में। तो देखो CHG1 क्या होता है? कंपनी अप्लाई करती है फॉर क्रिएशन और मॉडिफिकेशन। अब आरओसी जब क्रिएशन को रजिस्टर कर देता है तो सर्टिफिकेट देता है CHG2 में, और आरओसी जब मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करता है तो वो फिर आपको सर्टिफिकेट देता है फॉर्म नंबर CHG3 में। समझ में आया? फॉर्म समझ में आया? CHG1 CHG2 CHG3 याद करना पड़ेगा, फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा, क्लास के साथ साथ याद करते जाओ। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 79। जल्दी से आ जाओ, मटेरियल में एक बार रीड ले लेते हैं। सेक्शन 79 टॉक्स अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। अब सेक्शन 79 क्या बोलता है? प्रोवाइड्स दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 77, the provision of section 77 relating to registration of charge, the provision of section 77 relating to modification of charge shall apply to, कौन से केस में अप्लाई होगा? जो सेक्शन 77 हमने पढ़ा जो क्रिएशन ऑफ चार्ज का था, वो एज इट इज इन दोनों केसेस में भी अप्लाई हो जाएगा। ये दोनों केसेस मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। बेसिकली जो सेक्शन 77 था क्रिएशन ऑफ चार्ज का, वो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज में भी अप्लाई होता है। मॉडिफिकेशन आप दो तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, इफ कंपनी इज अक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी, इफ कंपनी इज अक्वायरिंग प्रॉपर्टी विच इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज, कंपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रही है जिसपे ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, कंपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रही है जिसपे ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, कंपनी इज परचेजिंग अ प्रॉपर्टी इन विच ऑलरेडी चार्ज इज क्रिएटेड,
अंडर सेक्शन, तो उस केस में सेक्शन 77 एज इट इज फॉलो हो जाएगा, यानी उस केस में भी आपको उसको मॉडिफिकेशन को आरओसी के पास रजिस्टर कराना होगा। दूसरा, कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस में, चार्ज के किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंजेस हो रहा है, तो ये दोनों को अपन मॉडिफिकेशन बोलते हैं। और इस केस में सेक्शन 77 एज इट इज अप्लाई हो जाएगा, यानी कि मॉडिफिकेशन के केस में भी यू हैव टू फाइल फॉर्म नंबर CHG1 या CHG9 to ROC for registration of modification of charge. I hope that this point is crystal clear to all of you. अब मैं ना थोड़ा सा सेक्शन 77 में आपको वापस से ले जाना चाहूंगी। यहाँ पर सेक्शन 77 टू रीड विथ रूल 6 ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज रूल्स, जो ये बोलता है कि रजिस्ट्रार शैल यानी आरओसी शैल इशू a certificate of registration of charge in the form number CHG2 एंड सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज इन द फॉर्म नंबर CHG3। यहाँ पर आपको क्लियरली बोल दिया है कि आरओसी जब भी क्रिएशन ऑफ चार्ज को रजिस्टर करेगा तो वो आपको सर्टिफिकेट देगा CHG2 में, और आरओसी जब भी मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को रजिस्टर करेगा तो वो आपको सर्टिफिकेट देगा CHG3 में। आई एम कमिंग अगेन, याद हो जाना चाहिए आपको, आरओसी जब भी क्रिएशन ऑफ चार्ज को रजिस्टर करेगा तो इट विल गिव यू सर्टिफिकेट इन द फॉर्म नंबर CHG2, and whenever ROC will register modification of charge, so ROC will give certificate in the form number CHG3। Are we clear with this? CHG2 CHG3, और ये जो फॉर्म है आपका, ये जो सर्टिफिकेट है आपको कौन सा CHG2 CHG3, ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा। कंक्लूसिव एविडेंस यानी कि फुल एंड फाइनल एविडेंस कि हाँ चार्ज क्रिएटेड है, चार्ज रजिस्टर्ड है, नो इफ नो बट, कुछ नहीं सुना जाएगा। कंक्लूसिव एविडेंस मतलब फुल एंड फाइनल एविडेंस। तो अगर आप सर्टिफिकेट इशू करते हो, आरओसी से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है CHG2 या CHG3 में, तो इट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ, इट इज एन कंक्लूसिव एविडेंस दैट यस चार्ज इज क्रिएटेड, इट इज द कंक्लूसिव एविडेंस दैट चार्ज इज क्रिएटेड। आर वी क्लियर विद दिस? अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना सेक्शन 77 सबसेक्शन 3 में, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसको पेंडिंग कर दो एक बार के लिए आप। और बेसिकली हमारा मॉडिफिकेशन हो गया है। तो यहाँ पर ना बेसिक लाइन ही लिखी हुई है कुछ, यहाँ पर इसको एक बार छोड़ दो। मॉडिफिकेशन का मतलब आपको बता रहा है, एग्जाम्पल्स बता रहे हैं मॉडिफिकेशन का कि टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या ही चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। मॉडिफिकेशन मीन्स एनी वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, वेरिएशन मीन्स चेंज, एनी चेंज इन द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट को मॉडिफिकेशन बोलते हैं। इट इंक्लूड्स वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इंक्लूड्स चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होना, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ बोरोइंग, लोन का अमाउंट चेंज होना, इंक्रीज होना, बढ़ना, आपने और लोन ले लिया बढ़ गया, या आपने आधा लोन रीपे कर दिया कम हो गया। चेंज और स्वैप ऑफ सिक्योरिटी, अगर आप असेट चेंज कर रहे हो, जिस असेट पे आपने सिक्योरिटी क्रिएट की है उसको चेंज कर रहे हो, या एक्सटेंशन फॉर टाइम ऑफ पेमेंट, ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको कि ये सबको अपन बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। और इनमें से कुछ भी मॉडिफाई होता है, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस में मॉडिफिकेशन होता है, तो आपको उसको आरओसी के पास रजिस्टर कराना होगा बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ सेक्शन 77। सेक्शन 77, तो द प्रोविजन एप्लीकेबल टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अंडर 77 शैल अप्लाई टू मॉडिफिकेशन ऑल्सो। जो क्रिएशन ऑफ चार्ज का प्रोसेस था 77 के अंदर, वो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को भी अप्लाई होगा। आई होप दैट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है एंड यू आर क्रिस्टल क्लियर विद दिस। यहाँ पर रूल में ना फॉर्म नंबर बताया हुआ है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रूल में ना फॉर्म नंबर बस बताया हुआ है कि कौन से फॉर्म में आप फाइल करोगे फॉर क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। फॉर क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन आप कौन से फॉर्म में आरओसी को फाइल करोगे? यू विल फाइल इट इन CHG1 इन अदर देन डिबेंचर्स, इन केस ऑफ अदर देन डिबेंचर्स, एंड CHG9 इन केस ऑफ डिबेंचर्स। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं और इसको आप कट कर सकते हो, राइट? ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। दैट्स इट, दैट्स इट। यहाँ पर एक छोटी सी और बात लिखी हुई है रूल में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि जब आप CHG1 या CHG9 आरओसी को फाइल करते हो ना, तो उसके साथ ना आपको जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इंस्ट्रूमेंट यानी डॉक्यूमेंट विच इज एन एविडेंस ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, वो जो डॉक्यूमेंट होता है, जो एक तरह का एविडेंस होता है कि हाँ आपने चार्ज क्रिएट किया है, वो इंस्ट्रूमेंट की कॉपी ना आपको साइन करानी होती है। दैट हैज टू बी साइंड
बाय ईदर डायरेक्टर और CS और ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, द कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज एंड रिक्वायर्ड टू बी फाइल टू ROC। जो आपको जैसे आपने लोन लिया, ठीक है, तो आपने लोन अग्रीमेंट में एंटर किया, आपने लोन लेके अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा, तो आपने लोन अग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया, और वो जो लोन अग्रीमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट यानी डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यानी डॉक्यूमेंट, तो वो जो लोन अग्रीमेंट आपने एग्जीक्यूट किया, वो जो लोन अग्रीमेंट आपने एग्जीक्यूट किया, वो लोन अग्रीमेंट एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है विच इज एन एविडेंस ऑफ द क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। वो लोन अग्रीमेंट एविडेंस है कि हाँ आपने चार्ज क्रिएट किया है। तो वो जो लोन अग्रीमेंट है ना, उसमें ना चाहे वो इंडिया के अंदर का हो या इंडिया के बाहर का हो, फर्क नहीं पड़ता, उसमें ना साइन होना चाहिए डायरेक्टर का या CS का या ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कंपनी का। इट शुड बी वेरीफाइड बाय अ सर्टिफिकेट, उसके साथ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी बाय द डायरेक्टर, CS और ऑथराइज्ड ऑफिसर। यस यस यस, ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर और अंडर द हैंड ऑफ सम अदर पर्सन। उसके साथ एक सर्टिफिकेट अटैच होना चाहिए बाय द डायरेक्टर, CS और ऑथराइज्ड ऑफिसर, ताकि वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक बन जाए। बेसिकली उसमें साइन होना चाहिए डायरेक्टर का या CS का या ऑथराइज्ड ऑफिसर का साइन होना चाहिए। वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना विच इज द एविडेंस ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, उस इंस्ट्रूमेंट में डायरेक्टर का या CS का ऑथराइज्ड ऑफिसर का साइन होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट रूल 3 सब रूल 4, दैट्स इट। और इसको आप कट कर सकते हो, ये जो यहाँ पर टाइमलाइन दी हुई है इसको आप कट कर सकते हैं, एंड इसको भी, ये फीस की बात है, इसको आप कट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। इलस्ट्रेशन दिया हुआ आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए, मैं जल्दी से एक बार इस एग्जाम्पल को रीड कर देती हूँ। छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ, वैसे ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, बट मैं एक बार रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ओवरसीज लिमिटेड हैविंग ऑथराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल, Overseas Limited having authorized and paid up capital of 10 lakh with a headquarter in Kolkata created a floating charge on asset worth rupees 1 crore on 1st June 2022। 1st June 2022 को हमने चार्ज क्रिएट किया कितने का, 1 करोड़ की एसेट पे। 1st June 2022 को हमने 1 करोड़ की एसेट पे चार्ज क्रिएट किया। There was no filing of CHG1 on 15th and company made application on 15th। कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर नहीं किया। अब कंपनी कब रजिस्टर कर रही है चार्ज को, 15 सितंबर को। कंपनी कब रजिस्टर कर रही है, 15 सितंबर को। तो अब आपको बताना है कि भाई कितना फीस देना पड़ेगा। तो देखो फीस आपको याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, वैसे अमाउंट सिक्योर्ड, फीस ना चेंज होती रहती है डिपेंड अपॉन द ऑथराइज कैप। फीस चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑथराइज्ड कैप। अब यहाँ पर देखो 10 लाख का पेड अप कैपिटल है, तो नॉर्मल फीस मान के चलो 400 रुपए है। तो अगर आप 30 डेज के अंदर फाइल कर देते हो, अगर आप 30 डेज के अंदर रजिस्टर कर लेते हो, तो उस केस में आप 1 जून को, आपने 1 जून 2022 को चार्ज क्रिएट किया, 30 जून तक चार्ज रजिस्टर कर लेते हो, तो आपकी नॉर्मल फीस में आपका काम हो जाएगा 400 रुपए मान के चलो। लेकिन अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं करते हो, तो अगले 30 दिन के अंदर कर सकते हो बाई पेइंग एडिशनल फीस। एडिशनल फीस 3 टाइम्स होती है, यानी कि अगर आप 30 जून तक चार्ज रजिस्टर नहीं कर पाते हो, 30 जून से 29 जुलाई यानी अगले 30 दिन के अंदर आप चार्ज रजिस्टर करते हो, तो उस केस में आपको एडिशनल फीस देनी होगी 3 टाइम्स, जैसे कि 400 इंटू 3 1200 रुपए। और अगर आप 60 डेज के अंदर भी नहीं करते हो, तो आपको मैक्सिमम 120 डेज के अंदर करना होगा, यानी नेक्स्ट 60 डेज के अंदर, विच विल बी बेसिकली 29 सितंबर। तो उस केस में आपको फिर एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस भी देनी होगी। अब एड वैलोरम फीस आपकी कितनी हो जाएगी, 0.025% ऑफ 1 करोड़ विच विल बी 2500 रुपए। 2500, तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी उस केस में, 1200 एडिशनल फीस, 2500 रुपए एड वैलोरम फीस, 3700। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको किस तरह से फीस चार्ज करती है गवर्नमेंट। ये एग्जांपल इस तरह का आएगा नहीं पेपर में, मैंने बस बता दिया, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ था इसीलिए, राइट, कि जब भी आप चार्ज रजिस्टर कर रहे हो, तो अगर आप 30 डेज के अंदर कर लेते हो चार्ज रजिस्टर, तो आपके नॉर्मल फीस में क्या हो जाएगा, नॉर्मल फीस चेंज होती रहती है एज पर दी ऑथराइज कैप। आपकी जितनी ज्यादा ऑथराइज कैप होगी उतनी ज्यादा आपकी फीस बढ़ती जाएगी, जितनी कम आपकी ऑथराइज कैप उतनी कम आपकी फीस। 30 दिन के अंदर नॉर्मल फीस में काम हो जाएगा, फिर अगले 30 दिन के अंदर एडिशनल फीस देना पड़ेगा, फिर उसके अगले 60 डेज के अंदर आपको एड वैलोरम फीस देना होगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। ये आपको समझाने के लिए था कि एडिशनल फीस क्या होता है, एड वैलोरम फीस क्या होता है। बाकी इस टाइप का पेपर, इस टाइप का क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, बट हमने रीड कर लिया। ऐसा सेम ही एक और एग्जाम्पल है, आप इसको खुद से रीड कर सकते हैं, होमवर्क आप इसको रीड कर सकते हैं। ऐसा सिमिलर एक और एग्जाम्पल है, एकदम सिमिलर एक और एग्जाम्पल है, आप इसको बिल्कुल रीड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 79 होता है कंप्लीट, राइट। और जो हम नेक्स्ट सेक्शन करने वाले हैं
वो है हमारा सेक्शन 8(2)(82), सेक्शन 8(2)(82 विच टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। राइट, तो अब देखो, हमने आपको बताया कि जब आप चार्ज क्रिएट करते हो यानी बना रहे हो, मान के चलो हमने 100 करोड़ का लोन लिया और हमने चार्ज क्रिएट कर दिया, तो उस टाइम पे भी आपको CHG 1 या CHG 9 ROC को फाइल करके आपको अपने उस क्रिएशन को रजिस्टर कराना होगा। राइट, अब मान के चलो अगर आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हो, मॉडिफाई करते हो, तो भी आपको CHG 1 या CHG 9 फाइल करके ROC को इन्फॉर्म करना होगा, ROC के पास रजिस्टर कराना होगा। अब मैम, अगर आप मान के चलो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी की प्रॉपर्टीज में चार्ज क्रिएटेड है, ठीक है, तो हमारी कंपनी की जमीन है और हमारी जमीन हमारी लैंड है, हमारी लैंड पे चार्ज क्रिएटेड है, तो वो हमने ROC के पास रजिस्टर करा लिया। अब ROC के रिकॉर्ड्स में शो हो रहा है कि हमारे एसेट पे चार्ज क्रिएटेड है। अब अगर फ्यूचर में वो चार्ज को हम खत्म कर देते हैं, मान के चलो हमने SBI के फेवर में वो चार्ज क्रिएट किया था, हमने SBI का लोन वापस कर दिया और वो गिरवी खत्म हो गया, अब हमारी प्रॉपर्टी पे गिरवी नहीं है, तो गिरवी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पूरा लोन चुका दिया, पूरा लोन चुका दिया और वो गिरवी खत्म हो गया, तो ROC के पास बताना होगा ना, ROC चार्ज क्लोज करो, चार्ज क्लोज करो, हमने पेमेंट कर दिया है। तो जब आप क्रिएट किए थे तो आप ROC के पास रजिस्टर करवाए थे, तो अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई यानी क्लोज हो रहा है, तो भी तो ROC को बताना होगा ना, ROC भी तो अपने रिकॉर्ड में उसको क्लोज करेगा कि नहीं करेगा ना, कॉमन सेंस। तो यहाँ पर एक बात बताओ, हमारी कंपनी ने SBI से लोन लिया और अपनी लैंड पे 100 करोड़ का चार्ज क्रिएट कर दिया। अब मान के चलो हमने SBI का पूरा 100 करोड़ का लोन चुका दिया, पूरा 100 करोड़ का लोन चुका दिया, पेड इन फुल, पूरा लोन पेड इन फुल, 100% लोन पेड इन फुल, हमने पूरा का पूरा लोन चुका दिया, SBI का लोन पेड इन फुल, तो अब हमारा चार्ज क्लोज हो गया, क्लोज हो गया यानी अब हमारी प्रॉपर्टी पे कोई गिरवी नहीं है, गिरवी खत्म हो गया, ठीक है। तो वो हमें ROC के पास उसको भी रजिस्टर कराना होगा, ROC को बोलेंगे क्लोज करो, हमारा गिरवी खत्म हो गया, अब हमारी प्रॉपर्टी पे गिरवी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पूरा उधार फुल में वापस कर दिया, वी हैव पेड ऑल मनी इन फुल, तो ROC को हमें अप्लाई करना होगा, ROC हमारे चार्ज को क्लोज करो। तो उसको बोलते हैं, जब आप पूरा पैसा वापस कर देते हैं और जब आपका चार्ज पूरा क्लोज हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन। तो ये था आपका क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड satisfaction of charge, modification of charge, creation of charge। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जिस तरह से आप क्रिएशन ऑफ चार्ज को ROC के पास रजिस्टर कराते हो, जिस तरह से आप मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को ROC के पास रजिस्टर कराते हो, सेम उसी तरह से आपको सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को भी ROC के पास रजिस्टर कराना होता है। सेटिस्फैक्शन यानी जब चार्ज बंद करवा रहे हो, आप चार्ज को क्लोज करवा रहे हो, आपने पेमेंट पूरा कर दिया, गिरवी खत्म हो रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। तो सेम वही प्रोसेस है। अब प्रोसेस क्या है सेटिस्फैक्शन का? देखो, मान के चलो ये कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी ने पहले कभी SBI से लोन लिया होगा और हमने उसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया होगा। अब मान के चलो हमने SBI का पूरा पेमेंट फुल में कर दिया, इन फुल, इन फुल मतलब सारा का सारा पेमेंट कर दिया, पूरा पेमेंट कर दिया, पेमेंट ऑफ चार्ज और लोन इन फुल, हमने पूरा लोन का पेमेंट फुल में कर दिया, यानी कि अब हमारा गिरवी खत्म हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, हमने पूरा लोन का पैसा वापस कर दिया। तो अब ना हमें 30 दिन के अंदर यानी कि 30 डेज के अंदर ROC को इन्फॉर्म करना होगा, ROC हमारे चार्ज को क्लोज कर दो प्लीज, हमने पूरा पेमेंट कर दिया, हमारा अब प्रॉपर्टी अब पे गिरवी नहीं है, आप प्लीज हमारे चार्ज को क्लोज कर दो। तो आपको ROC को सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को भी रजिस्टर कराना होगा 30 डेज के अंदर अंदर। समझ में आया? समझ में आया अच्छे से? तो मान के चलो एक कंपनी है, कंपनी ने पूरा पेमेंट फुल में कर दिया, पूरा पेमेंट फुल में कर दिया, अब हमें ROC को इन्फॉर्म करना होगा इन द फॉर्म नंबर CHG 4। हमें ROC को क्या करना होगा? इन्फॉर्म करना होगा इन द फॉर्म नंबर CHG 4 अलॉन्ग विद द नो ड्यूज लेटर। हमें CHG 4 फॉर्म में ROC को इन्फॉर्म करना होगा कि भाई 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 तू हमारे चार्ज को क्लोज कर दे, भाई ROC तू हमारे चार्ज को क्लोज कर दे, हमने पूरा पेमेंट कर दिया है। ROC बोलेगा प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ है कि तुमने पेमेंट कर दिया? व्हाट इफ तुम झूठ बोल रहे हो? और झूठ बोलने वालों की कमी तो है ही नहीं, राइट? दुनिया में लोग झूठ बोलते हैं, तो ROC बोलेगा कि भाई
प्रूफ दो, हमें प्रूफ दो। व्हाट इफ अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो कंपनी को ना उसके लिए प्रूफ देना होगा। प्रूफ क्या है कि मान के चलो कंपनी ने एसबीआई का पूरा पेमेंट कर दिया, तो हम एसबीआई से एक रिसीट मांगेंगे, एक लेटर मांगेंगे, उसको बोलते हैं नो ड्यूज लेटर, जिसमें एसबीआई हमें लिख के कंफर्म करके देगा कि हाँ भाई तूने मेरा पूरा पैसा दे दिया है, मैं एसबीआई ये कंफर्म करता हूँ कि हमारा पूरा पेमेंट हो गया है और चार्ज क्लोज हो गया है। तो हमें ना जब हम पूरा पेमेंट कर देते हैं ना, जब कंपनी पूरा पेमेंट कर देती है ना बैंक को या किसी भी लेंडर को, तो हम ना उससे नो ड्यूज लेटर ले लेते हैं। नो ड्यूज लेटर यानी उससे कंफर्मेशन वो एक लिख के साइन करके दे देता है कि हाँ भाई मैं अग्री कर रहा हूँ, मेरा पूरा पेमेंट हो गया है, अब कुछ भी पैसा देने का नहीं बचा है। ठीक है, सो वी हैव टू टेक अ नो ड्यूज लेटर, और उसमें लेंडर का साइन होता है, उसमें लेंडर का साइन होता है। तो इट एक्ट एज अ प्रूफ कि हाँ, इट एक्ट एज अ प्रूफ कि हाँ सारा का सारा पेमेंट हो गया है। तो यानी कि जब भी कंपनी आरओसी को इंटीमेशन देगी कि आरओसी आरओसी हमारा चार्ज क्लोज कर दो, हमने पूरा पैसा चुका दिया है फुल में, हमारा चार्ज क्लोज कर दो, किस फॉर्म में इंटीमेशन देंगे? एक फॉर्म है, उसको फिलअप करके देंगे, उस फॉर्म का नाम है CHG-4। फॉर्म का नाम क्या है? CHG-4। तो हम CHG-4 को पूरा फिलअप करके आरओसी को सबमिट करेंगे, और उसके साथ हम लोग एक नो ड्यूज लेटर अटैच करेंगे। वो नो ड्यूज लेटर हमें लेंडर से लेना होगा, बैंक से लेना होगा। लेंडर से नो ड्यूज लेटर लेंगे, उसमें लेंडर का साइन होगा, और वो एज अ प्रूफ भी हम आरओसी को सबमिट कर देंगे कि देख भाई एसबीआई भी अग्री कर रहा है कि मैंने उसका पूरा पेमेंट कर दिया है, ये रहा उसका नो ड्यूज लेटर। फिर आरओसी क्या करेगा? उसको रजिस्टर कर देगा और हम लोग को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो जब आपको सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को रजिस्टर कराना होता है तो कंपनी को फाइल करना होता है फॉर्म CHG-4। कंपनी को फाइल करना होता है फॉर्म CHG-4 टू आरओसी, और आरओसी फिर उसको रजिस्टर कर देता है और सर्टिफिकेट इशू करता है इन द फॉर्म नंबर CHG-5। देखो फॉर्म सारे पूरे लाइन से हैं, इसको याद करना बहुत ईजी है। 1 2 3 4 5 इस चैप्टर के ना फॉर्म पूरे लाइन से हैं, पूरे लाइन वाइज फॉर्म्स हैं, बहुत ईजी है याद करना। ठीक है, तो हम सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन देंगे इन द फॉर्म नंबर CHG-4, और आरओसी जब उसको रजिस्टर कर देगा तो अपन को सर्टिफिकेट इशू करेगा, वो सर्टिफिकेट इशू करेगा फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, एंड दैट सर्टिफिकेट विल बी इन द फॉर्म नंबर CHG-5। अब सवाल ये उठता है कितने दिन के अंदर हमें फाइल करना होगा CHG-4? जिस दिन हमने पेमेंट कर देंगे, जिस दिन हमारा चार्ज क्लोज हो जाएगा, हमारा चार्ज खत्म हो जाएगा, यानी चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके 30 डेज के अंदर अंदर हमें आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा बाय फाइलिंग फॉर्म CHG-4। तो यानी कि CHG-4 हमें कितने दिन के अंदर अंदर आरओसी को फाइल करना होगा? कितने दिन के अंदर अंदर आपको CHG-4 आरओसी को फाइल करना होगा? यू हैव टू फाइल CHG-4 टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ सेटिस्फेक्शन, 30 डेज के अंदर अंदर। लेकिन मैम अब यहाँ एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? जी हाँ मैम, क्योंकि ये भारत है, भारत में कोई भी काम टाइम पे नहीं करता है, तो क्या अगर हम 30 डेज के अंदर रजिस्टर नहीं कर पाए तो हम कर सकते हैं, फिर एक्सटेंशन मिल सकता है। जी हाँ, इस केस में आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। तो फर्स्ट एक्सटेंशन देने का पावर किसके पास है? आरओसी के पास है, फर्स्ट एक्सटेंशन। और आपको पता है आरओसी कितने दिनों का एक्सटेंशन दे सकता है? आप शॉक हो जाओगे सुन के। टोटल आरओसी एक्सटेंशन दे सकता है 300 डेज का, 300 दिन, ऑलमोस्ट 1 ईयर। यस, 300 दिन, ऑलमोस्ट 1 ईयर। आरओसी आपको 300 दिन का एक्सटेंशन दे सकता है ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। आरओसी आपको 300 डेज फ्रॉम पेमेंट या फ्रॉम सेटिस्फैक्शन 300 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट 300 डेज नहीं बोल रहा है ना, 300 डेज फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तो यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि मान के चलो आज के डेट पे, मान के चलो 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को अगर हम 1 अप्रैल 2024 को अपन चार्ज सेटिस्फाई कर रहे हैं, चार्ज सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई का मतलब आपने पूरा पैसा चुका दिया है, आप चार्ज क्लोज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको नॉर्मली कितने दिन के अंदर रजिस्टर कराना होता है? 30 डेज के अंदर। 30 डेज कैसे काउंट करोगे? 1 अप्रैल पर 30 डेज आपका हो जाएगा 30th अप्रैल, ठीक है। तो यानी कि आपको 30th अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक आपको चार्ज CHG-4 आरओसी को फाइल करके सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कराना होगा। लेकिन अगर आप 30 डेज फ्रॉम सेटिस्फैक्शन तक अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हो तो उस केस में यू कैन गेट एक्सटेंशन अप टू 300 डेज फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो 300 डेज नया नहीं मिल रहा है आपको, 300 डेज में 30 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1 अप्रैल को आपने चार्ज सेटिस्फाई किया था, तो वहां से आपको बोल रहे हैं 30 डेज फ्रॉम सेटिस्फैक्शन के अंदर रजिस्टर करा लो। अगर आप 30 डेज फ्रॉम सेटिस्फैक्शन के अंदर रजिस्टर नहीं कराते हो तो यू विल गेट 300 डेज, यू विल गेट एक्सटेंशन ऑफ
300 डेज फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, यानी कि 1 अप्रैल से 300 दिन मिलेंगे आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी कि यहाँ से सिर्फ आपको 270 डेज और एक्स्ट्रा मिलेंगे, 270 डेज एक्स्ट्रा, टोटल मिला के 300 डेज है। सो बेसिकली यू विल गेट एक्सटेंशन ऑफ नेक्स्ट 270 डेज। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। टोटल 300 डेज है, लेकिन एक्स्ट्रा आपको 270 डेज मिलेंगे। आर वी क्लियर विद दिस? तो ये दिस वाज अबाउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, कि अगर आप 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर चार्ज के सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर नहीं करा पाते हो तो आपको आरओसी एक्सटेंशन दे सकता है। और आरओसी कितने दिन का एक्सटेंशन दे सकता है? आरओसी कैन गिव एक्सटेंशन अप टू 300 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। और आपको पता है यहाँ तो चार्ज अपन क्लोज कर रहे हैं ना। देखो क्रिएशन में ज्यादा रिस्की होता है अगर आप रजिस्टर नहीं करो, सेटिस्फैक्शन में तो आरओसी को क्या ही पड़ी होगी। अब चार्ज हमने दिखा तो रही है वैसे भी एमसी की वेबसाइट में कि इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है, अब उसको क्लोज करना है, तो क्लोज करना उतना सीरियस मैटर नहीं है। तो यहाँ पर मतलब उतना वो नहीं है कि टाइमली करना ही पड़ेगा। क्रिएशन के टाइम पे एकदम क्रिएशन के टाइम पे टाइम की पाबंदी थी कि 120 डेज मतलब 120 डेज, उससे ऊपर एक्सटेंशन मिलेगा ही नहीं। याद करो क्रिएशन के टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था 120 डेज से ऊपर एक्सटेंशन आपको मिल ही नहीं सकता। लेकिन सेटिस्फैक्शन के केस में अगर आप 300 दिन के अंदर भी रजिस्टर नहीं करा पाते हो तो भी आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। लेकिन अब सेकेंड एक्सटेंशन के लिए आपको आरडी से परमिशन लेनी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डेलीगेटेड टू आरडी। ये अब सेकेंड एक्सटेंशन देने का पावर आरओसी के पास नहीं है, आरओसी के पास नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पर देखो सेटिस्फैक्शन को कितने दिन के अंदर आरओसी के पास रजिस्टर कराना होता है? 30 डेज के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप 30 डेज के अंदर रजिस्टर नहीं कराते हो, अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर नहीं कराते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको आरओसी 300 डेज का एक्सटेंशन दे सकती है, 300 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि नेक्स्ट 270 डेज, नेक्स्ट 270 डेज। और अगर आप 300 डेज के अंदर भी सेटिस्फाई रजिस्टर नहीं करा पाते हो, 300 दिन के अंदर भी, 300 डेज के अंदर भी अगर आप सेटिस्फैक्शन रजिस्टर नहीं कराते हो तो आपको सेकेंड एक्सटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, पावर डेलीगेटेड टू आरडी। सेकेंड एक्सटेंशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, बट उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। और कैसे लोगे परमिशन? एज पर सेक्शन 87। तो सेक्शन 87 कंडोनेशन ऑफ डिले की बात करता है और वो ये बोलता है, सेक्शन 87 बोलता है कि अगर आप सेटिस्फैक्शन को 30 दिन के अंदर, 300 डेज के अंदर रजिस्टर नहीं करा पाते हो, उसके बाद अगर आपको और एक्सटेंड करवाना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डेलीगेटेड टू आरडी की परमिशन लेनी होगी, आरडी की परमिशन लेनी होगी। कैसे? सेक्शन 87 का प्रोसेस फॉलो करके। और सेक्शन 87 का प्रोसेस क्या है वो हम लोग बाद में चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। आर वी क्लियर विद दिस? सो ये छोटी सी बात थी अबाउट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, जो ये बोलता है कि अगर कंपनी फुल में पेमेंट कर देती है तो उसके बाद हमें CHG4 नो ड्यूज लेटर के साथ सबमिट करना होता है 30 डेज के अंदर आरओसी को, फिर आरओसी उसको रजिस्टर कर देगी और आपको सर्टिफिकेट दे देगी CHG5 में। लेकिन ध्यान से सुनिए, एक छोटी सी बात है, अगर कंपनी नो ड्यूज लेटर साथ में सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करती है, कंपनी जो है सिर्फ CHG4 आरओसी को फाइल कर देती है और उसके साथ नो ड्यूज लेटर नहीं देती है, तो उस केस में अब क्या आरओसी प्रूफ नहीं मांगेगी? आरओसी तो डाउटफुल हो जाएगी ना कि भाई कंपनी ने सच में पेमेंट किया है कि नहीं, मैं सेटिस्फैक्शन रजिस्टर करूं कि नहीं। तो उस केस में कंपनी उस सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करने से पहले लेंडर से परमिशन लेगी, लेंडर को नोटिस देगी, 14 डेज वेट करेगी और उससे नो ऑब्जेक्शन लेगी, और जब लेंडर नो ऑब्जेक्शन देगा तभी कंपनी उस सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करेगी। या फिर अगर लेंडर 14 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं करता है तो आरओसी मान लेगी कि लेंडर को कोई प्रॉब्लम नहीं है और उस केस में वो रजिस्टर कर देगी। ध्यान से सुनना, या तो कंपनी नो ड्यूज लेटर सबमिट करे जिसमें लेंडर का साइन हो, और अगर कंपनी लेंडर से नो ड्यूज लेटर लेके आरओसी को सबमिट नहीं करती है तो आरओसी फिर उस सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करने के पहले आरओसी क्या करेगा? आरओसी परमिशन लेगा। किसकी परमिशन लेगा? लेंडर की। आरओसी लेंडर से एनओसी लेगा, लेंडर को नोटिस देगा, उसको पूछेगा तुमको कोई एतराज तो नहीं है, तुम्हारा पेमेंट सच में हो गया है ना पूरा, हम चार्ज सेटिस्फाई कर दें। फिर आरओसी को जब कंफर्मेशन मिलेगा, एनओसी मिलेगा लेंडर से, उसके बाद ही आरओसी विल रजिस्टर द सेटिस्फैक्शन। इतनी सी बात है। एंड विद दिस वी आर डन विद सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। आगे क्लियर विद दिस? जल्दी से आ जाओ, बुक में आ जाओ, सेक्शन 82 पेज नंबर 284। जिन लोगों ने बुक प्रिंट नहीं करवाया होगा प्लीज बुक प्रिंट करवा लीजिएगा। पेज नंबर 8 to 82, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, सेक्शन 8 to 82। सेक्शन 82 रीड विथ रूल क्या बोलता है? द कंपनी शैल गिव एन इंटीमेशन to registrar for the payment in full of any charge within the period of 30 days
फ्रॉम द डेट ऑफ सच पेमेंट इन द फॉर्म नंबर CHG4। यहाँ आपको क्या बोल रहा है कि कंपनी जब भी चार्ज का पेमेंट कर देगी, तो जब भी सेटिस्फैक्शन इन फुल हो जाएगा, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें CHG4 ROC को फाइल करना होगा फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। उसके बाद द रजिस्ट्रार में आरओसी के पास ऑप्शन है, अगर आप 30 डेज के अंदर नहीं कर पाए तो वो आपको 300 दिन का एक्सटेंशन दे सकती है। आरओसी में ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय चार्ज होल्डर अलाउ सच इंटीमेशन टू बी मेड विद इन द पीरियड ऑफ 300 डेज फ्रॉम द 300 डेज ऑफ सच पेमेंट और सेटिस्फैक्शन। 300 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, वो आपको 300 दिन का एक्सटेंशन दे सकती है, यानी कि नेक्स्ट 270 डेज। और उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर आपको कंडोनेशन ऑफ डिले में जाना पड़ेगा, सेक्शन 87 के अंदर जाना पड़ेगा। आर वी क्लियर विद दिस? अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, जैसे ही आप आरओसी को CHG4 सबमिट करोगे, वैसे ही आरओसी चार्ज होल्डर से 14 डेज के अंदर कंफर्मेशन मांगेगी। तो आरओसी क्या करेगी, आरओसी शेल इशू नोटिस टू चार्ज होल्डर यानी जिससे अपन ने लोन लिया है, जिसके फेवर में अपन ने चार्ज क्रिएट किया था। तो आरओसी नोटिस इशू करेगी चार्ज होल्डर को, कॉलिंग फॉर शो कॉज विद इन सच टाइम एज नॉट एक्सीडिंग 14 डेज as to payment or satisfaction, as to why payment or satisfaction shall not be recorded or as intimated to the registrar। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आरओसी ना उस चार्ज को सेटिस्फाई करने से पहले और लेंडर को, चार्ज होल्डर को एक कंफर्मेशन देगी और उसको बोलेगी कि अगर तुम बोल रहे हो कि हम इस पेमेंट सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर ना करें तो उसका क्यों बोल रहे हो ऐसे, लाइक क्या आपका पेमेंट हो गया, आप कंफर्मेशन दे दो, हम चार्ज को सेटिस्फाई करें कि नहीं आपका पेमेंट हो गया है कि नहीं हुआ है। और अगर आप बोल रहे हो हम चार्ज को सेटिस्फाई नहीं करें, तो क्यों नहीं करें, क्या आपका पेमेंट सच में नहीं हुआ है। लेकिन आरओसी ये रिप्लाई देने के लिए चार्ज होल्डर को कितना समय देगी, 14 डेज का। आरओसी चार्ज होल्डर को नोटिस देगी 14 डेज का, और 14 डेज के अंदर अंदर आरओसी को रिवर्ट करना होगा। अगर आरओसी 14 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं करती है तो आरओसी उस सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर देगी। लेकिन हाँ, अगर आपने CHG4 के साथ नो ड्यूज लेटर भी अटैच किया था, अगर आपने CHG4 के साथ नो ड्यूज लेटर भी अटैच किया था, तो उस केस में आरओसी कंफर्मेशन नहीं मांगेगी लेंडर से, डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकती है, क्योंकि वो नो ड्यूज लेटर बैंक ही देता है, लेंडर ही देता है, और उसमें लेंडर का सिग्नेचर होता है, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि रजिस्ट्रार शैल इशू द नोटिस टू द होल्डर ऑफ चार्ज, नोटिस इशू करेगा आरओसी नॉट एक्सीडिंग 14 डेज का नोटिस एज टू व्हाई द सेटिस्फैक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एंड इन केस नो शो कॉज इज गिवन। अगर वो कुछ रिवर्ट नहीं करता है, कुछ भी नहीं बोलता है 14 डेज के अंदर, तो आरओसी शैल ऑर्डर दैट मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन शैल बी एंटर्ड मेंटेन इन द रजिस्टर, यानी कि आरओसी बोलेगा कि हम सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर देते हैं। अगर 14 डेज के अंदर लेंडर का कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आरओसी उस सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर देगा। एंड लास्टली इफ द कॉज इज शोन टू द रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड अ नोट टू द इफेक्ट दैट चार्जेस शैल इन्फॉर्म बकवास। उसके बाद यहाँ पर लिखो इफ द अफोर्सेड नोटिस इज सेंड in case of intimation to registrar in specified form along with letter of charge holder stating that amount has been paid। इस लेटर को क्या बोलते हैं, इस लेटर को बोलते हैं नो ड्यूज लेटर। इस लेटर को क्या बोलते हैं, इस लेटर को हम बोलते हैं नो ड्यूज लेटर। तो अगर कंपनी जब CHG4 फाइल कर रही है स्पेसिफाइड फॉर्म यानी इन द फॉर्म CHG4, जब कंपनी CHG4 फाइल कर रही है उसके साथ अगर कंपनी नो ड्यूज लेटर भी अटैच कर देती है ना, उसके साथ अगर कंपनी नो ड्यूज लेटर भी अटैच कर देती है ना, तो उस पर्टिकुलर केस में आरओसी चार्ज होल्डर को नोटिस नहीं देगा एंड डायरेक्टली ही रजिस्टर कर देगा, विच इज मैंडेटरी अटैचमेंट इन ऑल केसेस ऑफ CHG4 एंड साइंड बाय द चार्ज होल्डर। यस, अगर कंपनी CHG4 के साथ क्या देती है, नो ड्यूज लेटर भी अटैच कर देती है, तो उस पर्टिकुलर केस में अफोर्सेड नोटिस विल नॉट बी सेंट, यानी कि ऊपर जो कंपनी ने नोटिस दिया चार्ज होल्डर को, वो नोटिस कंपनी चार्ज होल्डर को नहीं सेंड करेगी, कंपनी चार्ज होल्डर को नोटिस नहीं भेजेगी अगर CHG4 के साथ साथ हमने नो ड्यूज लेटर भी अटैच किया है तो। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 8 to 82। यहाँ पर आपको वही बोल रहा है कि अगर आप 30 डेज के अंदर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो आपको नॉर्मल फीस देनी होगी, अगर आप 30 डेज के अंदर नहीं करते हो तो नेक्स्ट 300 डेज के अंदर आप सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कर सकते हो, यानी कि 30 + 270 बाई पेइंग एडिशनल फीस। और अगर आप 300 डेज के अंदर भी नहीं करते हो तो अब आपको कौन परमिशन देगा, RD परमिशन देगा, यू हैव टू गो फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। और उसके बियॉन्ड आपको एक्स्ट्रा टाइम RD दे सकता है, कितना वो RD के ऊपर डिपेंड करता है, बाई पेइंग नॉर्मल फीस, एडिशनल फीस एंड कंडोनेशन फीस। अगर आपको 300 दिन के ज़्यादा एक्सटेंशन चाहिए तो आपको RD से परमिशन लेनी होगी फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले,
एंड उस केस में यू हैव टू पे नॉर्मल फीस ऑल्सो, एडिशनल फीस ऑल्सो एंड कंडोनेशन फीस ऑल्सो। तो ये कुछ छोटी सी बात थी। आई जस्ट क्विकली रिपीट, सेक्शन 82 बोलता है जब भी आप पूरा लोन का पेमेंट कर देते हो फुल में, तो आपको CHG 4 फाइल करना होता है आरओसी को विद इन 30 days ऑफ पेमेंट, एंड देन आरओसी विल रजिस्टर एंड विल इशू अ सर्टिफिकेट इन द फॉर्म नंबर CHG 5। आपको CHG 4 के साथ एक नो ड्यूज लेटर अटैच करना पड़ता है, बट अगर आप नो ड्यूज लेटर अटैच नहीं करते हो तो आरओसी रजिस्टर करने के पहले चार्ज होल्डर से कंफर्मेशन लेगा 14 डेज के अंदर। बट अगर 14 डेज के अंदर चार्ज होल्डर कोई कंफर्मेशन नहीं देता है तो आरओसी उसको रजिस्टर कर देगा। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 82। 8 to 82 हमने रिवाइज कर लिया। सेक्शन 8 to 82 हमने रिवाइज कर लिया। सेक्शन 83 बहुत छोटू सा सेक्शन है। सेक्शन 83 बहुत छोटू सा सेक्शन है। हेलो हेलो हेलो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ। पहले ये रूल 8 में बस फॉर्म का नाम दिया और कुछ नहीं दिया है। फॉर्म का नाम हम पढ़ चुके हैं कि आरओसी जब सेटिस्फैक्शन और रजिस्टर कर देता है और आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, सर्टिफिकेट जिसको अपन बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। ये जो सर्टिफिकेट होता है ये होता है फॉर्म नंबर CHG 5 में। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो सर्टिफिकेट होता है ये होता है फॉर्म नंबर CHG 5 में। उसके बाद सेक्शन 83 अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि मान के चलो कोई चार्ज खत्म हो गया है। देखो अगर कोई चार्ज क्रिएट होता है ना तो भाई आरओसी को अपने आप कैसे ही पता चलेगा। तो या तो कंपनी को या तो चार्ज होल्डर को आरओसी के पास रजिस्टर करना होता है। मान के चलो चार्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये कंपनी है और ये चार्ज होल्डर है। कंपनी ने क्या लिया, लोन लिया बैंक से और बदले में चार्ज क्रिएट कर दिया बैंक के फेवर में। कंपनी ने बैंक से लोन लिया, बदले में चार्ज क्रिएट कर दिया बैंक के फेवर में। तो बैंक कौन हो गया, चार्ज होल्डर, और कंपनी कौन हो गई, बोरोवर और क्रिएटर ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर या तो कंपनी की जिम्मेदारी है या तो कंपनी नहीं कर पाती है तो एसबीआई की जिम्मेदारी है कि भाई आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा। आपको आरओसी के पास अपना चार्ज रजिस्टर कराना होगा। आपको आरओसी के पास अपना चार्ज रजिस्टर कराना होगा। और अगर आप नहीं कराते हो तो आरओसी को अपने आप कैसे ही पता चलेगा कि आपने बैंक से लोन लिया, आपने इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया है। तो इसीलिए क्रिएशन के टाइम पे ना आरओसी अपने आप से क्रिएशन रजिस्टर नहीं कर सकता। कंपनी बोलेगी या चार्ज होल्डर बोलेगा, वो लोग CHG 1 CHG 9 फाइल करेंगे, CHG 1 या CHG 9 फाइल करेंगे तो आरओसी उस क्रिएशन को रजिस्टर करेगा। इतनी बात समझ में आई। तो आरओसी उस क्रिएशन को रजिस्टर करेगा। लेकिन माय डियर सेटिस्फेक्शन के केस में क्या होता है ना, ये कंपनी है, यस ये कंपनी है, ये SBI है, और मान के चलो ये है आरओसी, ये है आरओसी। अब ये दोनों ना ऑलरेडी चार्ज रजिस्टर करा चुके हैं। कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया था SBI के फेवर में और उस चार्ज को ना ऑलरेडी हम आरओसी के पास क्रिएट करवा चुके हैं। अब मान के चलो वो चार्ज खत्म हो गया, वो चार्ज खत्म हो गया, वो चार्ज खत्म हो गया। चार्ज जब क्रिएट किया था हमने तो वो ऑलरेडी हमने आरओसी के पास रजिस्टर करा लिया। अब मान के चलो बाद में वो चार्ज खत्म हो जाता है, यानी कि चार्ज खत्म हो जाता है, यानी कि कंपनी ने SBI का पूरा पेमेंट कर दिया, चार्ज खत्म हो गया। लेकिन ना कंपनी इन्फॉर्म नहीं कर रही है आरओसी को, कंपनी इन्फॉर्म नहीं कर रही है कि चार्ज खत्म हो गया। कंपनी अगर 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन इस केस में क्योंकि ऑलरेडी वो चार्ज आरओसी के पास रजिस्टर है, तो अगर आरओसी को कोई प्रूफ मिल जाता है या आरओसी को पता चल जाता है कि ये वाला चार्ज सेटिस्फाई हो गया है, तो आरओसी पता है अपने आप ही चार्ज को सेटिस्फाई कर सकती है। सेटिस्फाई करने का पावर आरओसी के पास है कि बिना कंपनी के अप्लाई किए भी, बिना कंपनी के अप्लाई किए भी आरओसी अपने आप चार्ज को सेटिस्फाई कर सकती है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कंपनी अप्लाई नहीं भी करती है, अगर कंपनी आरओसी को अप्लाई नहीं भी करती है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, तो भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 83 सॉरी यस 83 आरओसी उस चार्ज को अपने आप ही उस सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर सकती है। अगर आरओसी को प्रूफ मिल जाता है कि हाँ फुल में पेमेंट हो गया है या कुछ ना कुछ हो गया है, तो आरओसी खुद से भी बाय इटसेल्फ विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ कंपनी ने अप्लाई नहीं किया है सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कराने के लिए, आरओसी खुद से भी उस सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर सकती है। और रजिस्टर करने के बाद दोनों को 30 डेज के अंदर नोटिस दे देगी, कंपनी को और लेंडर को, कि भाई तुम्हारा चार्ज फुल में सेटिस्फाई हो गया है और हमने
सेटिस्फाई कर दिया, हमने सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर दिया है, राइट. सो दिस इज योर सेक्शन 73, दिस इज योर सेक्शन, दिस इज योर सेक्शन 83, सॉरी 8383. अब यहाँ पर आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्री ऑफ सेटिस्फैक्शन, पावर ऑफ आरओसी टू मेक एंट्री ऑफ satisfaction, power of ROC to make entry of satisfaction, कि in the absence of intimation made by company, अगर कंपनी अप्लाई नहीं भी कर रही है तो भी ROC खुद से satisfaction को रजिस्टर कर सकती है. तो यहाँ पर लिखा है, देखो, there may be times where company may fail to send intimation to ROC. हो सकता है कंपनी भूल जाए, कंपनी में फेल टू सेंड इंटीमेशन फॉर सेटिस्फैक्शन, कंपनी ने सेटिस्फैक्शन आरओसी के पास रजिस्टर नहीं कराया, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 83 आरओसी में ऑन द रिसीट ऑफ सैटिस्फैक्ट्री एविडेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, अगर आरओसी को एविडेंस मिल जाता है फॉर द सेटिस्फैक्शन तो आरओसी खुद से भी उसको रजिस्टर कर सकती है. अगर आरओसी को सफिशिएंट एविडेंस मिल जाता है रजिस्ट्रेशन का तो आरओसी में ऑन द रिसीट ऑफ ROC में on the receipt of satisfactory evidence of satisfaction register the memorandum of satisfaction. यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अगर कंपनी ने इन्फॉर्म नहीं भी किया ROC को तो भी ROC खुद से उस सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर सकती है. ROC में ऑन द रिसीट ऑफ एविडेंस, अगर ROC के पास एविडेंस है तो ROC खुद से उस सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर सकती है. अब वो एविडेंस कुछ भी हो सकता है, वो एविडेंस हो सकता है, एविडेंस में भी एनीथिंग, दैट एविडेंस में बी द डेट have been paid or in full or in part. आरओसी को ये भी एविडेंस मिल सकता है कि जो उधार था वो पूरा पे हो गया है, या फिर जो पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग थी हैज सीज्ड टू बी फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी, कंपनी ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया है, अब वो कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं रही, या फिर द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द अंडरटेकिंग हैज बीन रिलीज फ्रॉम द चार्ज. अगर ये तीनों में से कोई भी एविडेंस आरओसी को मिलता है, पहला एविडेंस कि भाई पेमेंट फुल में हो गया है, दूसरा एविडेंस कि प्रॉपर्टी पे चार्ज हट गया, प्रॉपर्टी पे चार्ज नहीं है, तीसरा एविडेंस कि अब वो प्रॉपर्टी कंपनी की रही नहीं, कंपनी ने उसको बेच दिया, दैट प्रॉपर्टी सीज टू बी अ फॉर्म ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी सीज टू बी अ पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी. ये तीनों में से कोई सा भी एविडेंस आरओसी को मिलता है तो आरओसी खुद से उस सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर सकता है, भले ही कंपनी ने एप्लीकेशन नहीं दिया है तो भी. और आरओसी सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करने के बाद 30 डेज के अंदर दोनों पार्टीज को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई तुम्हारा चार्ज हमने सेटिस्फाई कर दिया है. तो आरओसी इन्फॉर्म कर देगा दोनों पार्टीज को 30 डेज के अंदर अंदर ऑफ मेकिंग द एंट्री इन सेटिस्फैक्शन, यानी आरओसी जब सेटिस्फाई कर देगा चार्ज को उसके 30 डेज के अंदर अंदर दोनों को इन्फॉर्म कर देगा कि आपका सेटिस्फैक्शन रजिस्टर हो गया है. दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 8383. तो हमने अभी तक कितने सेक्शन के इस चैप्टर के, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सेक्शन 77 से 77 जो बात करता था रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया था उसने, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया था कि आपको चार्ज क्रिएशन को रजिस्टर करना होगा. फिर हमने 78 पढ़ा, 78 भी क्रिएशन ऑफ चार्ज की बात करता है, लेकिन वो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है रजिस्टर कराने की, चार्ज होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, ठीक है, चार्ज होल्डर की. फिर उसके बाद अपन ने 79 पढ़ा, 79 अपन ने पढ़ा मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, कि अगर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज होता है तो उसको भी आपको आरओसी के पास रजिस्टर कराना होगा बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ सेक्शन 77. और उसके बाद अपन ने सेक्शन 82 पढ़ा, राइट. सेक्शन 82 वाज टॉकिंग अबाउट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, कि अगर चार्ज सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको आरओसी को फाइल करना होगा CHG 4. और सेक्शन 83 हमने पढ़ा सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज बाय आरओसी, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज बाय आरओसी, कि आरओसी के पास पावर है, आरओसी बिना कंपनी के एप्लीकेशन दिए भी खुद से चार्ज को सेटिस्फाई कर सकता है. दैट्स गिवन इन सेक्शन 8383. So we are done with 5 section of this particular chapter, 77, 78, 79, 79, 82 एंड 83. इसके बाद ना ये हो गया सेक्शन 80. सेक्शन 80 एकदम छोटू सा सेक्शन है, नोटिस ऑफ चार्ज. नोटिस ऑफ चार्ज एकदम छोटू सा सेक्शन है. याद करो कल मैंने आपको एमसी की वेबसाइट में दिखाया था, कि भाई कोई भी चार्ज आप आरओसी के पास रजिस्टर करते हो ना वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, यानी कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इस कंपनी की इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है. तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट आप आरओसी को सबमिट करते हो ना तो वो डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है एंड एनीवन कैन एक्सेस दैट डॉक्यूमेंट. तो सेक्शन 80 ना टॉक्स अबाउट नोटिस ऑफ चार्ज, जो ये बोलता है सेक्शन 80 ये बोलता है कि जब भी आप कोई भी चार्ज क्रिएट करोगे
तो आरओसी के पास जब आप उसको रजिस्टर कराओगे तो हम ये मान लेंगे कि उस चार्ज के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका है, क्योंकि द मोमेंट आप किसी चार्ज को रजिस्टर कराते हो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, और हर वो इंसान जो कंपनी से डील कर रहा है, ये कंपनी अज्यूम कर सकती है कि उसने वो पढ़ लिया है और उसको कंपनी के प्रॉपर्टी, कंपनी के चार्ज के बारे में ऑलरेडी पता है। तो दिस इज अ डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। याद करो एमओए वाले चैप्टर में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा था। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का लॉ क्या बोलता है, जो अपन ने वहां पर पढ़ा था, कि एक बार आप एमओए में आरओसी के पास रजिस्टर करा लो तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, और जो भी कंपनी से डील करता है हम ये अज्यूम करते हैं कि उसने एमओए में पढ़ा ही होगा। डीम्ड नोटिस, डीम्ड नोटिस मतलब हमने आरओसी के पास रजिस्टर करा दिया, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया, तो कंपनी अज्यूम कर सकती है कि हर किसी ने, ये जो भी कंपनी से डील कर रहा है, हर कोई ये डॉक्यूमेंट पढ़ा ही है। सेम इज एप्लीकेबल हियर। नोटिस ऑफ चार्ज सेक्शन 80, छोटा सा सेक्शन है सेक्शन 80 नोटिस ऑफ चार्ज। ये बोलता है कि जब भी आप कोई चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर कराते हो, जब भी आप कोई चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर कराते हो तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, और कोई भी इंसान जो कंपनी से डील कर रहा है या कंपनी से कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है या कंपनी की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कंपनी अज्यूम कर सकती है कि भाई इस इंसान के पास डीम्ड नोटिस है, इसको पता है कि इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है। कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है उसको अलग से बताना कि भाई इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है। कंपनी अज्यूम कर सकती है कि भाई उसको पता है। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है, ठीक है, हमने एसबीआई से लोन ले लिया। अब हमने एसबीआई से लोन ले लिया और बदले में अपनी एक प्रॉपर्टी पे जो है हमने चार्ज क्रिएट कर दिया। अब मान के चलो कंपनी ये प्रॉपर्टी किसको बेच रही है, मान के चलो श्रुति को कंपनी ये प्रॉपर्टी बेच रही है, तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है बताना कि भाई इस पे चार्ज क्रिएट है। कंपनी अज्यूम कर लेगी कि श्रुति को पता ही होगा इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है। कंपनी अज्यूम कर लेगी कि श्रुति ने चार्ज डॉक्यूमेंट पढ़ ही लिया होगा एमसी के वेबसाइट से, राइट। सो ये जब भी जैसे ही कोई कंपनी चार्ज को रजिस्टर करा लेती है ना, तो वो एक डीम्ड नोटिस बन जाता है कि पूरी दुनिया को नोटिस मिल चुका होगा, पूरी दुनिया जो भी इस कंपनी से डील करेगी उसको इसके बारे में पता ही होगा। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 80। सेक्शन 80 क्या बोलता है, वेयर एनी चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड। जैसे ही आप किसी चार्ज को रजिस्टर कराते हो आरओसी के पास, उसके बाद एनी पर्सन अक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपने वो आरओसी के पास रजिस्टर कराया उस दिन से डीम्ड नोटिस मान लिया जाएगा कि हर वो इंसान जो कंपनी से डील कर रहा है उसके पास डीम्ड नोटिस होगा, उसको पता होगा इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है, कंपनी की अलग से बताने की जिम्मेदारी नहीं है। सो दिस सेक्शन क्लैरिफाइज दैट if any person acquires a property or asset which is already subject to charge, it would be deemed that he has complete knowledge of the charge। यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि भाई कंपनी की अलग से बताने की जिम्मेदारी नहीं है, कंपनी अज्यूम करती है कि आप पढ़ लो, आप एमसी के वेबसाइट में जाके पढ़ लो, एमसी के वेबसाइट में जाके पढ़ लो कि इस कंपनी की इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है, इस कंपनी की इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है। आर वी क्लियर विद दिस? सो अगर कोई भी इंसान कंपनी से वो प्रॉपर्टी खरीदता है जिसपे चार्ज क्रिएटेड है, तो बाद में वो इंसान ये नहीं बोल सकता कि कंपनी ने मेरे साथ धोखा किया। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाओ पहले एमसी के वेबसाइट में पढ़ो कि कंपनी की इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है कि नहीं। तो कंपनी अज्यूम कर सकती है, कंपनी डीम्ड मान लेगी कि आपके पास नोटिस है। सो इफ अ कंपनी acquires any property which is already in which charge is created, if any person acquires any property from the company in which charge is already created, then it would be deemed that you have the complete knowledge of the charge। आपके पास चार्ज का पूरा नॉलेज है, मान लिया जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 8080। सेक्शन 8181 बहुत छोटू सा सेक्शन है, बहुत छोटू सा सेक्शन है, जो ये बोलता है कि आरओसी जो है ना, आरओसी कौन, सेक्शन 81 एकदम छोटू सा सेक्शन है, और वो ये बोलता है कि जो आपका आरओसी है, कौन आरओसी, कौन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी, आरओसी की जिम्मेदारी है कि वो हर कंपनी के चार्ज के लिए अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करे, हर कंपनी के चार्ज का अलग से डॉक्यूमेंट मेंटेन करे। सो आरओसी हैज टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल द चार्जेस। आरओसी को जितने भी कंपनी का चार्जेस क्रिएटेड है, हर किसी का सेपरेट रजिस्टर बनाना होगा हर कंपनी के लिए। जो अपनी गवर्नमेंट है ना आरओसी, वो हर कंपनी के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाएगी चार्ज का, कि इस कंपनी का रजिस्टर अलग, इस कंपनी का रजिस्टर अलग, हर कंपनी का अलग अलग रजिस्टर ऑफ चार्जेस बनाएगी, जिसमें उस कंपनी के जितने भी प्रॉपर्टीज पे चार्ज क्रिएट होगा उसकी डिटेल्स वहां पर डालेगी। और जैसा कि मैंने आपको कल दिखाया था, कल वाली क्लास में एमसी के वेबसाइट में याद करो, एचयूएल का मैंने आपको चार्ज खोल के दिखाया था।
जो बच्चे कल की क्लास नहीं देखे हैं वो कल की क्लास जरूर से देख लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई आरओसी आरओसी जो एमसी की वेबसाइट में पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज मेंटेन करती है ना, उसको हम इस सेक्शन के अंदर रजिस्टर ऑफ चार्ज मान लेंगे, मतलब दैट इज इन सफिशिएंट कंप्लायंस। अलग से और कोई रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जो एमसी की वेबसाइट में आपने रजिस्टर मेंटेन किया है, जो आपको मैंने कल खोल के दिखाया था, दैट इज सफिशिएंट, उसी को हम मान लेंगे कि ये आरओसी का रजिस्टर ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 81 बहुत फुद्दू सा सेक्शन है, छोटा सेक्शन है, जो ये बोलता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरओसी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी टू मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू एवरी कंपनी। हर कंपनी का अलग अलग उसको रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना होगा, और जो उसने चार्ज पर्टिकुलर्स मेंटेन किया एमसी की वेबसाइट पे www.mca.gov.in, दैट विल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर ऑफ चार्ज। इस सेक्शन के अंदर जो आपको मैंने कल डेटा खोल के दिखाया था ना, उसी को अपन आरओसी का रजिस्टर ऑफ चार्ज बोलते हैं। That's it. That's all about section 81 छोटू सा। 81 अगर आपको समझ में आ गया ना, तो 85 तुरंत समझ में आ जाएगा। सेक्शन 85 जैसे कि आपने आरओसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना ना कि आरओसी को सारी कंपनीज का सेपरेट रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना होगा, सेम उसी तरह हर कंपनी को भी अपना रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना होता है। हर कंपनी को भी अपना सेपरेट रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना होता है। जैसे मान के चलो हमारी एक कंपनी है आईएसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, हमारी एक कंपनी है आईएसी प्राइवेट लिमिटेड। अब हमारी कंपनी ने कुछ लोन लिया, बदले में अपने एसेट पे गिरवी क्रिएट किया, हमने कुछ चार्ज क्रिएट किया अपने एसेट पे, तो हमारी कंपनी को भी अलग से एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। जैसे आप लोग अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करते हो ना, और कंपनी लॉ के लिए अलग, एसबीआई के लिए अलग, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आप रजिस्टर मेंटेन करते हो, सेम उसी तरह हर कंपनी को अपने चार्जेस के लिए एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना होगा। जैसे कंपनी अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करती है, अटेंडेंस रजिस्टर अलग मेंटेन करती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर अलग मेंटेन करती है, उसी तरह आपको अपने सारे चार्जेस के लिए, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे, किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई भी चार्ज क्रिएट करते हो, तो हर कंपनी को अपने चार्जेस के लिए एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना होता है, और वो रजिस्टर होता है फॉर्म नंबर CHG 7 में। वो रजिस्टर होता है फॉर्म नंबर CHG 7 में। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि हर कंपनी को एक रजिस्टर ऑफ चार्ज बनाना होता है, और वो रजिस्टर ऑफ चार्ज कंपनी कहाँ पर रखती है? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखती है, राइट, जिसमें वो चार्जेस रिलेटेड सारे डिटेल्स डालेगी। हम जो भी अपने प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हैं, उससे रिलेटेड हम सारी डिटेल्स उस रजिस्टर में लिख देते हैं। और मैम आपको कितने दिन के अंदर आपको चार्ज रजिस्टर के अंदर एंट्रीज करनी होंगी? तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखो आपको लिखा हुआ है कि एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ चार्ज शैल बी मेड फोर्थविथ आफ्टर द क्रिएशन। यानी कि जब आप किसी दिन आपने चार्ज क्रिएट किया या मॉडिफाई किया या सेटिस्फाई किया, तीन चीज, क्रिएट किया या मॉडिफाई किया या सेटिस्फाई किया, इमीडिएटली वो चार्ज क्रिएट, मॉडिफाई, सेटिस्फाई होने के बाद एज सुन एज पॉसिबल आपको रजिस्टर में एंट्री कर देनी है। कितने दिन के अंदर? फोर्थविथ, इमीडिएटली, एज सुन एज पॉसिबल। और उस रजिस्टर में आप क्या लिखोगे? उस रजिस्टर में आप लिखोगे क्या? उसमें आप चार्जेस की सारी पर्टिकुलर्स लिखोगे, कौन से एसेट पे चार्ज क्रिएट हुआ है, कितने अमाउंट का चार्ज क्रिएट हुआ है, कितने का लोन है, सारी डिटेल्स चार्ज से रिलेटेड आप सारी डिटेल्स उस रजिस्टर ऑफ चार्ज में लिखोगे। एंड जो रजिस्टर ऑफ चार्ज में जो भी आप एंट्रीज करोगे, एंट्रीज मतलब जो भी आप लिखोगे, उसमें साइन भी तो होना चाहिए ना, तभी तो वो ऑथेंटिक होगा, नहीं तो वो रजिस्टर ऑथेंटिक कैसे होगा? तो उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? ऑथेंटिकेट यानी कि उसको साइन कौन करेगा? उसको साइन कौन करेगा? उसको साइन करेगा या तो डायरेक्टर, या तो सेक्रेटरी, या तो ऑथराइज्ड ऑफिसर, या तो डायरेक्टर, या तो कंपनी सेक्रेटरी, या तो ऑथराइज्ड डायरेक्टर। ये तीनों में से कोई एक जो है रजिस्टर ऑफ चार्ज को ऑथेंटिकेट करेंगे, यानी साइन करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट मैम, देखो कंपनीज एक्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं ना, कंपनीज एक्ट में लिखा होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट को आपको कितने साल के लिए प्रिजर्व करके रखना है। कंपनीज एक्ट में लिखा रहता है कि कौन से डॉक्यूमेंट को आपको कितने सालों के लिए प्रिजर्व करना है। तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट को लॉ बोलता है बस 3 साल प्रिजर्व कर लो, चलेगा, उसके बाद फेंक सकते हो। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट को कंपनीज एक्ट बोलता है कि नहीं नहीं, इसको तो 8 साल मेंटेन करना पड़ेगा, 8 साल तक संभाल के रखो, 8 साल के बाद फेंक सकते हो। और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट को कंपनीज एक्ट बोलता है कि परमानेंटली रखना पड़ेगा, आजीवन तक आप इसको फेंक ही नहीं सकते, राइट। तो सेम गोज विथ हियर, जो आपका रजिस्टर ऑफ चार्ज होगा ना, जो आप रजिस्टर बनाओगे चार्ज का, वो आपको परमानेंटली प्रिजर्व करना होगा, यानी वो आप उसको फेंक ही नहीं सकते, आपको उसको कंपनी के लाइफ टाइम तक मेंटेन करना होगा।
एंड जो इंस्ट्रूमेंट था विच इज क्रिएटिंग अ चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, एग्जाम्पल लोन अग्रीमेंट, जो आपका लोन अग्रीमेंट था, जो इंस्ट्रूमेंट था जिसके थ्रू आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो, उसको आप 8 साल तक रख सकते हो, 8 साल के बाद आप फेंकोगे तो चलेगा, उसको लाइफ टाइम रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो रजिस्टर ऑफ चार्ज है उसको आपको लाइफ टाइम प्रिजर्व करना होगा। पर जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है विच इज क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग चार्ज, आप उसको सिर्फ 8 साल भी प्रिजर्व करोगे तो चलेगा। यू कैन प्रिजर्व इट फॉर 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन और फ्रॉम द डेट ऑफ चार्ज और फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। जिस दिन वो सेटिस्फाई हुआ सॉरी सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, जिस दिन वो सेटिस्फाई हुआ उसके 8 साल तक आपको रखना पड़ेगा, उसको प्रिजर्व करके संभाल के। 8 साल के बाद आप फेंक दोगे तो चलेगा। और इसको आप कहाँ पर रखते हो? इसको आप रखते हो रजिस्टर्ड ऑफिस में। मैम और कोई ऑफिस में रख सकते हैं क्या इस डॉक्यूमेंट को? नहीं, इस डॉक्यूमेंट को आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखना होता है। अब यहाँ पर ये ना, ये आपको याद नहीं करना है, ये कॉमन सेंस की बात है। इसमें से कोई भी आप 1-2 पॉइंट देख सकते हो कि आप भाई CHG 7 में डिटेल्स क्या लिखोगे। CHG 7 क्या है? रजिस्टर ऑफ चार्ज है, जो कंपनी अपना कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्ज, जो कंपनी अपना रजिस्टर मेंटेन करती है चार्ज का, CHG 7। ये कौन से फॉर्म में होता है? CHG 7। अब आप CHG 7 में क्या क्या डिटेल्स डालोगे, इसमें से आप कोई भी 4-5 पॉइंट अपने कॉमन सेंस से बता सकते हो, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है कि आप रजिस्टर ऑफ चार्ज में क्या क्या डिटेल्स लिखोगे। कौन सी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है, कितने अमाउंट का चार्ज क्रिएटेड है, किसके फेवर में चार्ज क्रिएट है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यस, चार्ज होल्डर का नाम और एड्रेस, किस दिन चार्ज क्रिएट हुआ है, ये सारी डिटेल कॉमन सेंस की बात है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से आप कोई भी 5-6 पॉइंट देख सकते हो कि आपको रजिस्टर ऑफ चार्ज में क्या क्या डिटेल्स डालनी है। आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और क्रिएशन डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है, पीरियड एंड अमाउंट सिक्योर्ड बाय चार्ज, कितने की सिक्योरिटी क्रिएटेड है, नेम एंड एड्रेस ऑफ चार्ज होल्डर, किसके फेवर में चार्ज क्रिएटेड है उसका नाम और एड्रेस, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, किस इंस्ट्रूमेंट से आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट यानी डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, किस दिन मॉडिफाई हुआ, डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी 4-5 पॉइंट आप अपने मन से इसमें लिख सकते हो। एंड लास्टली, इस डॉक्यूमेंट को कौन जांच पड़ताल कर सकता है? कोई चेक कर सकता है क्या? कोई पब्लिक ऐसे रैंडमली, मैं किसी भी कंपनी में जाके बोल सकती हूँ मुझे आपका रजिस्टर ऑफ चार्ज देखना है? जी हाँ, बोल सकता है। कोई भी इंसान, नॉर्मल पब्लिक भी किसी भी कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्ज इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन जो मेंबर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं, वो लोग, अगर जो उस कंपनी के मेंबर्स हैं और उस कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, वो लोग भी उनके रजिस्टर ऑफ चार्ज को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उनको फीस नहीं लगेगी, कंपनी उनसे फीस चार्ज नहीं कर सकती। दे कैन इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ चार्ज विदाउट एनी फीस। लेकिन जो एनी अदर पर्सन है, मतलब बाहर वाले मतलब जनरल पब्लिक, जैसे कि मान के चलो मैं उस कंपनी की मेंबर भी नहीं हूँ, क्रेडिटर भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उस कंपनी का और रजिस्टर ऑफ चार्ज देखना है, तो कंपनी मेरे से फीस चार्ज कर सकती है। फीस चार्ज करके मेरे को भी इंस्पेक्शन अलाउ कर सकती है। तो यानी इंस्पेक्शन ऑफ चार्ज, यानी कि कौन कौन चार्ज, रजिस्टर ऑफ चार्ज को इंस्पेक्शन कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है, चेक कर सकता है। मेंबर्स और क्रेडिटर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फीस, और कोई और पर्सन भी इंस्पेक्ट कर सकता है बट उनको फीस देनी होगी ऑन द पेमेंट ऑफ फीस। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 8585। तो ये दो हमने छोटे छोटे सेक्शन पढ़े, बहुत ही ज्यादा इजी था। सेक्शन 8181 और सेक्शन 8585। सेक्शन 85 बोलता है कि हर वो कंपनी जो अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करती है, उसको उसको हर वो कंपनी जो अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करती है, उसको ना क्या करना होगा, अपना एक सेपरेट रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना होगा। और सेक्शन 81 बोलता है कि आरओसी को हर कंपनी के लिए अलग अलग रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना होगा। तो सेक्शन 81 टॉक्स अबाउट आरओसीज रजिस्टर ऑफ चार्ज एंड सेक्शन 85 टॉक्स अबाउट कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्ज। आर वी क्लियर विद दिस? यस, ये हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लास्ट वाला बस एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन बचा है। 86 तो पनिशमेंट है, 87 कंडोनेशन है। एक बार यहाँ पर आ जाओ। यस, ऑलमोस्ट ये चैप्टर, आज थोड़ा सा और टाइम होता ना तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट ही हो जाता आज। सेक्शन 84, सेक्शन 84 एकदम छोटू सा सेक्शन है। अब मैं आपको सेक्शन 84 बताती हूँ, एकदम छोटू सा सेक्शन है जो ये बोलता है कि अगर 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 जो कंपनी है वो पेमेंट में डिफॉल्ट करती है, ठीक है, मान के चलो ये चार्ज होल्डर है, ये कौन है, यहाँ पर मैं बैंक का फोटो बना देती हूँ आप लोगों के लिए इजी होगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ओके। अब मान के चलो कि भाई कंपनी है,
कंपनी ने लोन लिया था एसबीआई से और सिक्योरिटी क्रिएट किया था, लेकिन अब हुआ क्या, पेमेंट में कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट में कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। तो अब एसबीआई क्या करेगी, एसबीआई उस सिक्योरिटी को एनफोर्स करेगी, सिक्योरिटी को एनफोर्स करेगी यानी कंपनी को बोलेगी कि तुमने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, अब जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो हमारी हो गई, कोर्ट से परमिशन लेंगे, उस प्रॉपर्टी को बेच करके अपना पूरा पैसा रिकवर करवाएंगे। कौन, एसबीआई वाले। क्यों, क्योंकि कंपनी ने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। तो जब हमें कंपनी की प्रॉपर्टी को मैनेज करना होता है, जब हमें कंपनी की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करना होता है, मैनेज करना होता है, बेचना होता है, पैसे रिकवर करना होता है, तो जो बैंक होती है ना, या जो लेंडर होता है, वो कोर्ट को अप्लाई करके एक बंदे को अपॉइंट करता है जिसको हम बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलते हैं, रिसीवर या असाइनी, ऑफिशियल असाइनी बोलते हैं या फिर रिसीवर बोलते हैं। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है वो जो प्रॉपर्टी जिस पे सिक्योरिटी रखी गई है, वो प्रॉपर्टी जिसको गिरवी रखा गया है, उसको मैनेज करना। रिसीवर को क्यों अपॉइंट करते हैं, वो गिरवी वाली प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, बेचने के लिए, पैसा रिकवर करने के लिए। तो देखो होता क्या है ना, कंपनी अगर डिफॉल्ट कर देती है पेमेंट में, तो जो लेंडर है ना, वो अपनी सिक्योरिटी को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट से रिसीवर अपॉइंट करवाते हैं। रिसीवर, इसको क्या बोलते हैं, रिसीवर। एक और बंदे को अपॉइंट करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिसीवर। रिसीवर क्यों हम अपॉइंट करते हैं, कंपनी के असेट को मैनेज करने के लिए। जिस असेट पे गिरवी रखा हुआ है, जिस प्रॉपर्टी पे गिरवी रखा हुआ है, उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए हम रिसीवर को अपॉइंट करवाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात है, जब भी कोई रिसीवर अपॉइंट होगा या फिर सीज होगा, तो हमें आरओसी को बताना होगा। मान के चलो हमने मिस्टर जेड को रिसीवर बनाया, तो द मोमेंट हमने मिस्टर जेड को रिसीवर बनाया, उसके 30 डेज के अंदर हमने आरओसी को बताना पड़ेगा कि आरओसी आरओसी हमने रिसीवर अपॉइंट किया है। ठीक है, कौन से फॉर्म में, CHG 6 में। कौन से फॉर्म में, CHG 6 में। 30 डेज के अंदर हमें आरओसी को बताना होगा, आरओसी आरओसी हमने रिसीवर अपॉइंट किया है। और अगर अब वो रिसीवर खत्म हो जाता है, खत्म यानी कि ही स्टॉप्स टू बी अ रिसीवर, ही सीज टू बी अ रिसीवर, अब वो रिसीवर नहीं रहा, तो व्हेन अ पर्सन सीज टू बी अ रिसीवर, वो भी हमें आरओसी को बताना होता है 30 डेज के अंदर बाय फाइलिंग अ फॉर्म CHG 6। तो बस इतनी सी बात है, सेक्शन 84 यहाँ पर खत्म होता है। छोटा सा सेक्शन है एकदम, जो ये बोलता है कि जब भी आप किसी रिसीवर को या तो अपॉइंट करते हो या तो वो सीज होता है, तो आपको 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट और सीजेशन, यू हैव टू इन्फॉर्म आरओसी बाय फाइलिंग अ फॉर्म CHG 6। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 84। जल्दी से एक बार मटेरियल में आ जाओ, पेज नंबर 286। सेक्शन 84 क्या बोलता है कि इफ एनी पर्सन ऑब्टेन्स एनी ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ठीक है, अगर किसी पर्सन को ऑर्डर मिलता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और ऑफ अ पर्सन टू मैनेज द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू चार्ज, जो प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है उसको मैनेज करने के लिए अगर रिसीवर अपॉइंट होता है, या फिर इफ एनी पर्सन अपॉइंट सच रिसीवर और पर्सन अंडर एनी पावर कंटेन इन द इंस्ट्रूमेंट। देखो, या तो आपके पास रिसीवर अपॉइंट करने का पावर इंस्ट्रूमेंट के अंदर होना चाहिए, मतलब जो लोन अग्रीमेंट आपने एग्जीक्यूट किया, उस लोन अग्रीमेंट के अंदर ही आपके पास परमिशन होनी चाहिए कि आप रिसीवर अपॉइंट कर सकते हो। या फिर आपको कोर्ट से ऑर्डर मिल रहा है, डिफॉल्ट हो गया पेमेंट में, अब कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि हाँ रिसीवर अपॉइंट करो इसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, बेचने के लिए। तो उस केस में जब भी ऑर्डर पास होता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और यू अपॉइंट रिसीवर एज पर द पावर कंटेन्ड इन इंस्ट्रूमेंट, then you have to inform to ROC within 30 days, then you have to within 30 days from such order you have to give a notice to ROC in the form number CHG 6, इन द फॉर्म नंबर CHG 6। उसके साथ आपको कॉपी और इंस्ट्रूमेंट भी देना रहता है। यस, इन द फॉर्म नंबर CHG यू हैव टू फाइल फॉर्म CHG 6। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो इन फॉर्म CHG 6। आपको कौन सा फॉर्म आरओसी को फाइल करना होता है, CHG 6। CHG 6 आपको आरओसी को फाइल करना होता है। तो सेक्शन 84 सबसेक्शन 1 ना अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात करता है। अब सेक्शन 84 सबसेक्शन 2 सीजेशन की बात करता है, जो ये बोलता है इफ अ पर्सन सीज टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट, यानी कि अब वो रिसीवर नहीं रहा, अब वो रिसीवर नहीं रहा, ही सीज टू बी अ रिसीवर, देन ही हैज टू give a notice to the company and ROC will register, give notice, and ROC he has to give a notice to the company and the ROC a notice to that effect, and ROC shall register such notice। कौन सा नोटिस देगा, CHG 6। इस केस में भी कौन से फॉर्म में होगा ये, CHG 6। आपको ROC को CHG 6 में इन्फॉर्म करना होगा एंड ROC उसको रजिस्टर कर देगा। और यहाँ पर रूल में वही वाली बात लिखी हुई है कि जो फॉर्म है ना अपॉइंटमेंट और सीजेशन ऑफ रिसीवर का, वो होता है फॉर्म नंबर CHG 6। तो यहाँ पर वही लिखा है, द नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट और सीजेशन शैल बी फाइल्ड विद ROC इन द फॉर्म नंबर CHG 6। वो आपको कौन से फॉर्म में फाइल करना होगा, CHG 6 में
फाइल करना होगा। CHG 6। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सेक्शन 84 क्या बोलता है कि जब भी आप डिफॉल्ट करोगे पेमेंट में और जो लेंडर है वो या तो रिसीवर अपॉइंट करेगा एज पर द पावर कंटेंट इन इंस्ट्रूमेंट, या तो उसको कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। तो उस केस में उसको उस अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा, रजिस्टर करवाना होगा अबाउट सच अपॉइंटमेंट बाय फाइलिंग अ फॉर्म CHG 6। और अगर वो ही सीज टू बी अ रिसीवर, अब वो रिसीवर नहीं रहा, तो उस केस में भी आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा, रजिस्टर करवाना होगा बाय फाइलिंग CHG 6 विद इन 30 डेज ऑफ सेशन। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 8484। ये हो गया हमारा सेक्शन 8485 हो गया है। जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और बात बताऊंगी। सेक्शन 86 ना सिर्फ कंट्रावेंशन की बात करता है। सेक्शन 86 सिर्फ कंट्रावेंशन की बात करता है, पनिशमेंट की बात करता है कि अगर इस पूरे चैप्टर का नॉन कंप्लायंस हुआ, हमने पूरा अगर सेक्शन 77 से लेके 87 तक अगर आपने किसी भी सेक्शन का नॉन कंप्लायंस किया, तो उस केस में कंपनी के ऊपर पनिशमेंट पेनाल्टी लग जाएगी 5 लाख रुपीस की, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी 50,000 रुपीस की। अगर आपने किसी भी सेक्शन का नॉन कंप्लायंस किया इस चैप्टर के, अगर आपने इस चैप्टर के किसी भी सेक्शन का नॉन कंप्लायंस किया सेक्शन 77 टू सेक्शन 87, तो कंपनी के ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी 5 लाख की, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी 50,000 की। एंड अगर वो डिफॉल्ट विलफुली हुआ, यानी जानबूझ के अगर आपने किया, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि आपने फ्रॉड किया, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ किया, अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपने वो विलफुली किया, विलफुली मतलब जानबूझ के धोखा देने के लिए किया, फ्रॉड करने के लिए, तो आप फ्रॉड के लिए लायबल हो जाओगे अंडर सेक्शन 447। मैम सेक्शन 447 क्या है? सेक्शन 447 फ्रॉड की पनिशमेंट बताता है। सेक्शन 447 ये बोलता है कि अगर आप पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं भी फ्रॉड करोगे तो आपको पनिशमेंट लग जाएगी। पनिशमेंट क्या है? 10 साल तक की भी जेल हो सकती है, सेक्शन 447 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि अगर आप इस चैप्टर का डिफॉल्ट करते हो विलफुली, जानबूझ के, तो आपको सेक्शन 447 यानी कि फ्रॉड की पनिशमेंट लग जाएगी अंडर सेक्शन 447। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 8686। सेक्शन 8686। एक और छोटी सी बात, सेक्शन 87 में आपको कल पढ़ाऊंगी, बाकी पूरा हो गया है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को कवर करने में बस अब आधी घंटा और लगेगी, तो कल अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करके डिविडेंड स्टार्ट कर देंगे। टुमारो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड विल स्टार्ट डिविडेंड टुमारो ओनली। कल हम लोग डिविडेंड स्टार्ट कर देंगे। बस सेक्शन 87 बचा है और कंडोनेशन ऑफ दी सेक्शन 87 बचा है और कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। Otherwise this lesson is completed. So tomorrow first half an hour we'll complete this lesson and then we'll start with dividend also. कल हम लोग डिविडेंड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, एक छोटी सी बात लिखी हुई है, पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज। बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट। पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज कुछ कॉमन सेंस की बात है, इसको आप इसमें से कोई भी 4-5 पॉइंट आप देख सकते हो। एनी 4 to 5 पॉइंट्स यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि याद है जब आप CHG 1 CHG 9 आरओसी को फाइल करते थे ना फॉर रजिस्टरिंग द क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, तो उसके साथ क्या क्या डिटेल्स होंगे। कॉमन सेंस की बात है, इसको आप अपने कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो कि आप चार्ज से रिलेटेड कौन कौन सी डिटेल्स आरओसी को फाइल करोगे। ऑफ कोर्स लोन का अमाउंट, लेंडर का नाम, लेंडर का एड्रेस, किसके फेवर में चार्ज क्रिएट कर रहे हो, किस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर रहे हो, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, टर्म्स एंड कंडीशंस, कौन से इंस्ट्रूमेंट से चार्ज क्रिएट कर रहे हो, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रीटी ऑब्वियस, इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हो। कोई 4-5 पॉइंट देख लेना कि आप जब आरओसी को CHG 1 CHG 9 फाइल करोगे तो कौन कौन से पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज फाइल करोगे। एग्जाम्पल डेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, अमाउंट सिक्योर्ड बाय चार्ज, ठीक है, कॉपी ऑफ डीड और इंस्ट्रूमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। सो इसको आपको पूरा रटना नहीं है, इसमें से कोई भी आप 4-5 पॉइंट देख सकते हो, राइट। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस। ये हमारा हो गया है, सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं इस लेसन के। सेक्शन 87, जिन्होंने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया बुक का प्लीज प्रिंट आउट निकलवा लेना। सेक्शन 87 और कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक हमारे बचे हैं, बाकी पूरा हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। एक बार प्लीज फॉर्म्स रिवाइज कर लेना आप लोग कल की क्लास से पहले, और जो अपन ने आज पढ़ा है वो रिवाइज कर लेना। और प्लीज कल वाला लेक्चर ना आज ही बैकअप देख लेना, अगर नहीं देखा है तो कल वाला लेक्चर आज ही बैकअप देख लेना। एक बार मैं फॉर्म रिवाइज करवा देती हूँ। CHG 1 इज फॉर एप्लीकेशन फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज, CHG 2 is for certificate of creation of charge, CHG 3 is for certification of modification of charge, CHG 4 is
एप्लीकेशन फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, और CHG 5 इज फॉर सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। याद आया? फिर CHG 6 में आप रिसीवर अपॉइंट या सीज करते हो तो वो आप ROC को इन्फॉर्म करते हो। CHG 7 इज रजिस्टर ऑफ चार्ज। और CHG 9 भी अपन पढ़ चुके हैं कि अगर डिबेंचर के केस में आप चार्ज क्रिएट या मॉडिफाई कर रहे हो तो वो आपको CHG 9 में फाइल करना होता है। तो CHG 1 से लेके 9 तक हमने पूरा पढ़ लिया है, बस एक CHG 8 बच गया है जो हम लोग कल करेंगे। तो ये फॉर्म भी आप लोग पूरा इसका रिवाइज कर लेंगे, राइट? जल्दी से बताओ आज की क्लास समझ में आई कि नहीं? एनी डाउट? जल्दी से बताओ आज की क्लास समझ में आई कि नहीं? एनी डाउट? एंड वी कैन हैव अ हाफ एन आवर ब्रेक एंड देन एट 11:30 वी कैन स्टार्ट विथ 11:30 वी कैन स्टार्ट विथ SBIL। आज हम लोग SBIL स्टार्ट करेंगे। 11:30 विल स्टार्ट विथ SBIL, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। सी यू ऑल टुमारो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Not tomorrow, sorry. See you all for SBIL lecture at 11:30. Okay, keep learning, keep growing. Take care. See you in the SBIL lecture. Take care. Bye bye.